इस वक्त ध्रुव के शरीर के अंदर एगी लगातार हंस रही थी। साफ दिख रहा था कि वो बहुत खुश थी। दरअसल असुर मंडल नाम ध्रुव ने नहीं बल्कि एगी ने यूं ही कह दिया था। ध्रुव ने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि उसे ये नाम बहुत पसंद आ गया था। आखिरकार अगर ये असुर विश्व आत्मा एगी ना होती तो ध्रुव के पास आज की सफलताएं ना होती, शायद वो अब तक जिंदा भी ना रह पाता। इस प्रकार इसे ध्रुव द्वारा एगी से की गई एक प्रतिज्ञा माना जा सकता है। चूंकि उसे असुर आत्मा जगत की कृपा मिली थी, इसलिए वो यकीनन खुद को असुर आत्मा जगत की ताकत के अनुरूप जीने में नाकाम नहीं होने देगा। हालांकि असुर आत्मा जगत की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे उसकी मां ने जबरदस्ती उसमें समाहित कर दिया था। ध्रुव को लगा कि असुर की ताकत शुरू से ही उसके लिए थी। इस तरह ध्रुव मन ही मन हंसा और एगी से बोला, ये असुर प्रभाग तो बस शुरुआत है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं असुर का नाम पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। उस समय मैं असुर का प्रतिनिधि बनूंगा। जहां तक असुर का सवाल है, ये मेरा उपनाम बन जाएगा। हाँ, तुम्हारी कुछ बड़ी ख्वाहिशें हैं। हालांकि दूसरों के लिए हमारी असुर आत्मा की दुनिया की ताकत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है और असुर आत्मा की दुनिया को अपने अधीन करने में कामयाब रहे विश्व अध्यात्मवादियों की संख्या सिर्फ तुम तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। आप असुर का उपनाम बनना चाहते हैं, जो कि सभी विश्व प्रेतात्मावादियों में सबसे शक्तिशाली बनने के समान है। एगी ने आश्चर्यजनक ढंग से कहा। हाँ, ध्रुव हल्के से हंसा। उसके बाद उसने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा, मैं जरूर सबसे शक्तिशाली विश्व प्रेतात्मावादी बनूंगा। बहुत अच्छा, तुम काफी घमंडी हो। हालांकि तुम्हारी रानी को तुम्हारा उत्साह बहुत पसंद है। अगर तुम में जरा भी आत्मविश्वास नहीं है तो तुम इस रानी के स्वामी होने के लायक भी नहीं हो। एगी ने अपने छोटे छोटे होंठों को भींच लिया और आंखें सिकोड़कर एक खूबसूरत और मोहक मुस्कान बिखेरी जो उत्सुकता से भरी हुई थी। असुर मंडल, कितना अजीब नाम है। ठीक इसी समय अचानक बाहर से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। आवाज के स्रोत की ओर देखते ही सभी चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। क्यों छोटी बहन रूही, नाम में कुछ गड़बड़ है? सिर्फ ध्रुव के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक थी। तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं आ गई हूं। ध्रुव के ये शब्द कहते ही वह जगह जहां से आवाज आई थी वहां कांपने लगी। जल्द ही एक सुंदर स्त्री आकृति प्रकट हुई। इस औरत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। खासकर उन 6 बदमाश बड़े भाइयों की आंखें चमक उठी और उनके मुंह भी हैरानी से खुले रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस महिला में न केवल परी जैसी सुंदरता थी, बल्कि उसकी साधना भी असाधारण थी। वो तीसरे दर्जे की मार्शल राजा थी। जहां तक इस महिला की बात है तो वो स्वाभाविक रूप से रूही थी। हे, मैंने अंदाजा लगाया। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई और वो शरारत से मुस्कुराया। 6 रूही ने ध्रुव पर तिरछी नजर डाली और अविश्वास का भाव दिखाया। छोटी बहन रूही, तुमने पहले कहा था कि मेरे असुर प्रभाग का नाम अजीब है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें यह अजीब क्यों लगता है। बेशक ये अजीब है। असुर तात्पर्य असुर आत्मा जगत से है। किंवदंती है कि असुर आत्मा जगत 7 आत्मा जगतों में सबसे शक्तिशाली आत्मा जगत है और इनकी ताकत सभी आत्मा जगतों में सबसे दुष्ट और क्रूर है। ऐसा कहा जाता है कि असुर आत्माओं की ताकत दानव आत्माओं से भी ज्यादा अंधकारमय और भयानक होती है। क्या आप अपने शाखा शक्ति संगठन का नाम असुर प्रभाग रखकर इसे दानवों से भी ज्यादा क्रूर और भयानक बनाना चाहते हैं? मैं असुर का नाम मेरा उपनाम बन जाएगा। ठीक है। ध्रुव की ऐसी प्रतिक्रिया सुनकर रूही ने उसे एक और नजर से देखा। वो इस बात से थोड़ी नाराज लग रही थी कि ध्रुव उसे कारण बताने को तैयार नहीं था। छोटी बहन रूही, इतनी देर रात तुम्हारा मुझसे मिलने आना शायद सिर्फ हमारी बातें सुनने के लिए तो नहीं हो सकता है ना? जैसा कि कहा जाता है, देखना ही भाग लेना है, तो तुम मेरे असुर डिवीजन में क्यों नहीं शामिल हो जाती? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव के ये शब्द कहते ही वैंग वेई और बाकी सभी ने ठंडी सांस ली और फिर रूही की ओर उत्सुकता से देखने लगे। रूही कैसी पात्र थी? वह आरोही संप्रदाय की सर्वोच्च प्रतिभा थी। आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की बेटी। अगर ऐसा कोई राक्षस स्तर का पात्र उनके असुर प्रभाग में शामिल होता तो यकीनन वह एक बहुत ही सहायक ताकत बन जाती। शायद सिर्फ ध्रुव और रूही के साथ वे पूरे असुर प्रभाग का सहारा बन सकते थे। इस तरह भले ही असुर प्रभाग भविष्य में ताकतवर बनकर उभरना न चाहे, उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। अपने नए बने शाखा शक्ति संगठन में शामिल हो जाऊं, जो तुम्हारे अलावा सिर्फ बेकार सैनिकों से बना है? रूही ने महल के हॉल में मौजूद भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरें तिरस्कार से भरी थी। जहां तक उसके शब्दों की बात है, वह बहुत ठंडे और सीधे थे। हालांकि रूही के इन साफ तौर पर चुभने वाले शब्दों से ध्रुव जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि एक चमकदार मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं तुम्हें फायदा दूंगा।
किस तरह का फायदा? रूही ने पूछा। मैं तुम्हें मेरे असुर डिवीजन के दूसरे प्रमुख का पद दूंगा, तुम क्या सोचती हो? ध्रुव ने शरारती मुस्कान के साथ ये शब्द कहे। ऐसा कौन चाहेगा? रूही का चेहरा बेहद ठंडा था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। हालांकि उसके बाद वो ध्रुव की ओर मुड़ी और बोली, मेरे लिए भी आपके असुर विभाग में शामिल होना असंभव नहीं है, मगर आपको मेरी एक बात माननी होगी। ये क्या है? ध्रुव ने पूछा। ऐसा कुछ जिसे आप सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ मान जाऊं, मना न करूं? अगर आप चाहें तो क्या होगा अगर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं? मैंने अभी तक काफी नहीं जिया है। ध्रुव ने अनिच्छा का भाव दिखाया। अगर तुम डर रहे हो तो ऐसा मानो कि मैंने इसका कभी जिक्र ही नहीं किया। रूही के चेहरे पर बहुत दृढ़ भाव था। ध्रुव ने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। जो भी हो मुझे बता दो। वो रूही की ताकत और उसकी हैसियत से वाकिफ था। अगर वो उसे अपने असुर डिवीजन में शामिल कर लेता तो असुर डिवीजन यकीनन और भी तेजी से मजबूत होता। मैंने अभी तक सोचा नहीं है ये क्या होगा। जब मुझे भविष्य में पता चलेगा ये क्या होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। रूही ने हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। यह बहुत ही मनमोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान में आत्मसंतुष्टि के भी संकेत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव के खिलाफ शब्दों की लड़ाई में आखिरकार विजय हासिल करके खुश हो रही हो। इस स्थिति में इसका मतलब है कि आप शामिल होने के लिए सहमत हो गई हैं? ध्रुव ने पूछा। जाहिर है, हालांकि आपको मुझे दूसरा प्रमुख या ऐसा कोई पद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक साधारण सदस्य बनना पसंद करूंगी, क्योंकि इस तरह मुझे ज्यादा आजादी मिलेगी। और हाँ, मैं ये बातें पहले ही कह दूंगी, जब तक कोई बड़ी बात ना हो मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि मुझे परेशान होना पसंद नहीं है। रूही ने गर्व से कहा। हा, ये वाकई बहुत बढ़िया है। बड़ी बहन बाई के हमारे असुर डिवीजन में शामिल होने से हमारे असुर डिवीजन के लिए भविष्य में उभरने और फैलने से बचना मुश्किल होगा। रूही के शामिल होने पर सबसे ज्यादा खुश ध्रुव नहीं बल्कि वैंग वेई और बाकी लोग थे। वे सभी रूही के असुर डिवीजन में शामिल होने की स्वीकृति पर खुशी से झूम उठे। वे सचमुच बेहद उत्साहित थे। तुम सब इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? ये छोटी बहन तो इतनी छोटी है, तुम सब उसे बड़ी बहन कैसे कह सकते हो? क्या ये उसे बड़ी बहन कहना नहीं है? तुम्हें तो उसे छोटी बहन कहना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है कि उसे छोटी बहन कहना तुम्हारी हैसियत से कम है, तो कम से कम उसे मिस बाई तो कह ही सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने वांगवी और बाथियों को रूही को बड़ी बहन कहते देखा तो फेंग तुओ है और बाकी 5 घटिया बड़े भाइयों ने बहुत ही असंतुष्ट स्वर में उन्हें सही करने की कोशिश की। इस समय वांगवई और बाकी लोग सचमुच अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फेंग तुओ है और बाकी 5 निकम्मे सीनियर भाइयों को कैसे समझाएं। ठीक उसी समय जब असहजता का माहौल था, रूही बोली, छोड़ो भी, चाहे अतीत में मेरी जो भी हैसियत रही हो, अब चूंकि मैं सियानवुड पर्वत पर हूं, मुझे सियानवुड पर्वत के पदक्रम का पालन करना ही होगा। चूंकि मेरी उम्र कम है, इसलिए मुझे छोटी बहन कहकर ही बुलाओ। देखो, मैंने कहा था ना कि उसे छोटी बहन कहो। रूही की बात सुनकर फेंग तुओ है और बाकी 5 बदमाश बड़े भाई जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि चूंकि वे अपनी उम्र के हिसाब से चाचा माने जा सकते थे, इसलिए परी जैसी खूबसूरत रूही को देखकर उनका इतने जोर से हंसना, चाहे किसी भी नजर से देखें, एक अजीब सा लग रहा था। छोटी बहन रूही ने जो कहा वो सही है। सब लोग मुझे मुखिया कहकर संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सब मुझे जूनियर भाई कहकर संबोधित करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मुझे भी खुद को मुखिया कहकर संबोधित होते सुनना अजीब लगता है। संक्षेप में कहे तो हमारे असुर प्रभाग के सभी सदस्य एक परिवार हैं। हालांकि परिवार में नियम होते हैं, लेकिन जब तक कोई नियम नहीं तोड़ता तब तक सभी को समान माना जाएगा और उन्हें फालतू की औपचारिकताओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। भले ही ध्रुव को दूसरों द्वारा नीची नजर से देखा जाना पसंद नहीं था, लेकिन वह उन लोगों द्वारा बहुत ऊंचे स्थान पर रखे जाने को भी नापसंद करता था, क्योंकि इससे दूरी की भावना पैदा होगी। जैसा आपका आदेश। ध्रुव के ये शब्द कहने के बाद रूही के अलावा बाकी सभी लोग खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां भींचते हुए एक साथ चिल्लाए, आह, छोड़ो भी, मान लो कि मैंने ऐसी बात कभी कही ही नहीं। भीड़ के बेहद सम्मानजनक हाव भाव को देखते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। उसे अचानक लगा कि रूही की तरह उन्हें अपने बराबर का दर्जा दिलाना उसके लिए नामुमकिन है। शाखा शक्ति संगठन की स्थापना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। असुर प्रभाग का निर्माण पूरा करने के बाद ध्रुव ने व्यवस्थाएं शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एक असुर प्रभाग का बाजूबंद डिजाइन किया। उसके बाद उन्होंने वांगवई और अन्य महिला शिष्यों को उस डिजाइन के बाजूबंद बड़ी संख्या में बनाने के लिए भेजा। चूंकि महिलाएं ज्यादा ध्यान देने वाली थीं, इसलिए वे बाजूबंद बनाते समय ज्यादा मेहनती थीं। उसी समय ध्रुव ने व्यक्तिगत रूप से एक विशाल चिन्ह बनाने के लिए एक ढांचा बनाना शुरू किया और उसे अपने इलाके के प्रवेश द्वार के ऊपर रख दिया।
असुर डिवीजन की औपचारिक स्थापना हो गई। उत्साह में कुछ लोग जयकारे लगाने लगे। इस जयकारे और शोरगुल ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं सोच रहा था कि आखिर ये शोर कौन मचा रहा है, तो ये कुछ नए लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि लापरवाही क्या होती है। हालांकि जब उन लोगों को पता चला कि ये ध्रुव और अन्य नए शिष्य थे जो एक नई शाखा शक्ति संगठन की स्थापना कर रहे थे, तो वे सभी उन्हें तिरस्कार की नजर से देखने लगे और यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सियानवुड पर्वत पर शाखा शक्ति संगठनों को कभी कभी दूसरे शाखा शक्ति संगठनों द्वारा चुनौती दी जाती थी। जहां तक नए शिष्यों द्वारा बनाए गए शाखा शक्ति संगठनों की बात है, उन्हें ही सबसे ज्यादा चुनौती दी जाती थी। आखिरकार अगर कोई चुनौती जीत जाता तो उसे काफी प्रसिद्धि मिलती और ज्यादा लोग उसके शाखा शक्ति संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते। इस प्रकार शोरगुल से इकट्ठी हुई भीड़ के लिए नए शिष्य द्वारा निर्मित एक नया शाखा शक्ति संगठन एक कदम के समान था। नए शाखा शक्ति संगठनों का इंतजार केवल चुनौती, विनाश और अपमान ही था। वह लड़की, लेकिन जब उन्होंने रूही को देखा तो उनकी आंखें चमक गईं और खुद को रोक न पाए और उन्होंने ठंडी हवा का एक घूंट अंदर खींच लिया। आखिरकार रूही बेहद खूबसूरत थी। न सिर्फ उसका रूप बेहद खूबसूरत था, बल्कि उसमें तीसरे दर्जे के मार्शल किंग जैसी ताकत भी थी। हालांकि मुख्य क्षेत्र में तीसरे दर्जे के मार्शल किंग कुछ खास कमाल के नहीं होते, फिर भी रूही जितना युवा तीसरे दर्जे का मार्शल किंग मिलना वाकई चौंकाने वाला था। अगर कोई मूर्ख न हो तो वो बता सकता था कि रूही एक राक्षसी स्तर का पात्र है। इसलिए जब उन्हें पता चला कि रूही ने असुर डिवीजन का आर्मबैंड पहना हुआ है, तो ध्रुव और अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही भीड़ को लगने लगा कि ये नवस्थापित शाखा शक्ति संगठन शायद उतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसलिए वो जल्दी से वहां से तितर बितर हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कोई टिप्पणी करने या आगे देखते रहने की भी हिम्मत नहीं की। वांग वई और बाकी लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था और इससे उन्हें बेहद खुशी हुई, मानो उन्हें असुर डिवीजन के भविष्य के लिए आशा दिखाई दे रही थी। जहां तक फंग तुओ हाई और बाकी 5 निकम्मे सीनियर भाइयों की बात है, वे तो और भी ज्यादा खुश थे। उनका सुचारू स्तर विभाग 20 साल से स्थापित था, फिर भी इससे उन्हें और ज्यादा अपमान ही मिला। हालांकि ये असुर डिवीजन अभी अभी स्थापित हुआ था, फिर भी ये दूसरों में डर पैदा करने में सक्षम था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। रूही का असुर विभाग में शामिल होना। हरक्यूल, मीनाक्षी, क्या हुआ? छोटी बहन रूही क्या दोबारा सोचने के लिए तैयार हो गई? डुमान ने दोनों आदमियों को देखते ही जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। उसी समय महल के हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। पर जब वहां मौजूद लोगों की उम्मीद भरी और परेशान निगाहें उन पर पड़ीं, तो दोनों आदमी चुप रहे। आखिर में उन्होंने बेबसी में अपना सिर हिला दिया। उसने मना कर दिया। ये देखकर डुमान की आंखें चौड़ी हो गईं और वो हैरानी से बोला, अगर बात सिर्फ इनकार की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटी बहन रूही किसी और शाखा शक्ति संगठन में शामिल हो गई हैं। हरक्यूल ने बहुत लाचारी से कहा, क्या छोटी बहन रूही किसी और शाखा शक्ति संगठन में शामिल हो गई? ये सुनते ही डुमान के चेहरे पर तुरंत मायूसी छा गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर कुमान ने बहुत मजाकिया अंदाज में कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, इस रूही ने हमारे आरोहण विभाग में शामिल होने से इनकार किया क्योंकि वो किसी और में जाना चाहती थी। बड़े भाई, आपने उसे बहुत ज्यादा अहमियत दी। वो तो गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद करो। अगर तुम न होते तो क्या छोटी बहन रूही हमारे आरोहण विभाग में शामिल होने से मना कर देती? दुमान ने गुस्से से डांटा। बड़े भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? साफ है कि रूही शुरू से ही हमारे आरोहण विभाग में शामिल नहीं होना चाहती थी। हमने उसके जैसे अनगिनत लोगों का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि आरोही संप्रदाय के सभी शिष्य हमारे आरोहण विभाग में शामिल हो जाते हैं। बहुत से प्रतिभाशाली लोग बेहतर भविष्य के लिए दूसरे शाखा शक्ति संगठनों में जाने का फैसला करते हैं। बड़े भाई, आपको इस बारे में मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, है ना? चुप रहे। छोटी बहन रूही संप्रदाय प्रमुख की बेटी हैं। वो अपने भविष्य के लिए दूसरे शाखा शक्ति संगठनों में क्यों जाएंगी? डमान ने यकीन न होने का भाव दिखाया। सच्चाई तुम्हारे सामने है, तुम इसे मानने से क्यों मना कर रहे हो? वो उनकी बेटी है तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि वो उनकी जैविक बेटी है। छोड़िए भी, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने माता पिता को मार डालने के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने ही परिवार के संप्रदाय के साथ विश्वासघात करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुमान को पक्का यकीन था कि रूही ने पहले ही तय कर लिया था कि वो उनके आरोहण विभाग में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो एक बेहतर संगठन में जाना चाहती थी। तीसरे प्रमुख, आप इस मामले में छोटी बहन रूही को गलत ठहरा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हाँ,
ये सच है कि वो दूसरे संगठन में शामिल हुई हैं, मगर वो संगठन हमारे आरोहण विभाग से कोई बड़ा संगठन नहीं है, बल्कि वो तो एक नए शिष्य ने स्थापित किया है। स्थिति को देखते हुए हरक्यूल ने समझाया। क्या? एक नए शिष्य द्वारा स्थापित एक शाखा शक्ति संगठन? ये सुनकर न सिर्फ डुमान और कुमान बल्कि वहां मौजूद लगभग सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। हरक्यूल, आखिर हुआ क्या? छोटी बहन रूही किस संगठन में शामिल हुई और उस संगठन को किसने स्थापित किया? कुछ देर तक हैरान रहने के बाद डुमान ने बहुत उत्साहित होकर पूछा। इस संगठन का नाम असुरा विभाग है। इसकी स्थापना दक्षिणी सैनवुड वन के शिष्य ध्रुव ने की है। सच में? छोटी बहन रूही दक्षिणी सैनवुड फॉरेस्ट के एक शिष्य द्वारा स्थापित संगठन में शामिल हो गई? क्या वो पागल हो गई हैं? ये शब्द सुनकर सभी चौंक गए। सिर्फ डुमान ने कुछ सोचते हुए कहा, असल में मुझे यही लग रहा था प्रमुख। जब छोटी बहन रूही ने पहले हमें मना किया था तो ऐसा लग रहा था कि ये भी इसी ध्रुव की वजह से था। क्या ये हो सकता है कि ये ध्रुव सचमुच किसी खास मूल का व्यक्ति हो? स्थिति देखकर दूसरे प्रमुख मेकस ने पूछा। तुरंत भीड़ ने अपनी उत्सुक निगाहें डुमान की ओर घुमा दी। हालांकि सेनापति प्रतियोगिता के दौरान आरोहण विभाग के कई शिष्य आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और प्रबंधकीय बुजुर्गों से मिलने गए थे, लेकिन आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने केवल डुमान से ही बात की थी। इस तरह वे ध्रुव के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। यहाँ तक कि जो कुछ भी वे जानते थे वो सब उन्होंने डुमान से सुना था। असल में मैं भी इस ध्रुव को ज्यादा नहीं जानता, मगर ऐसा लगता है कि वो किसी खास मूल का है, क्योंकि लॉर्ड सेक्ट मास्टर ने मुझे एक बात बताई थी। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप ध्रुव को आरोहण विभाग का सदस्य बना ले। अगर वो मना कर दे तो जबरदस्ती मत करना। सीधी बात यह है कि आपको उसे नाराज नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना, डुमान ने याद करते हुए कहा। भगवान संप्रदाय गुरु ने सचमुच ये शब्द कहे थे? ये शब्द सुनकर भीड़ ने ठंडी सांस ली। उन्हें लगा कि ये शब्द सचमुच अकल्पनीय थे, क्योंकि संप्रदाय गुरु ने ध्रुव का मूल्यांकन बहुत ऊंचा किया था। हाँ, बिल्कुल सच है। शुरू में मुझे भी इस ध्रुव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर अगर ये ध्रुव छोटी बहन रूही से ऐसा करवा सकता है तो इसका मतलब है कि उसमें वाकई कोई काबिलियत है। आखिरकार छोटी बहन रूही का स्वभाव ऐसा है कि दूसरों के लिए उनके करीब आना ही बहुत मुश्किल है, उन्हें नियंत्रित करना तो और भी मुश्किल है। डुमान ने आह भरी। ये सच है। आपकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि ये ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेकस ने कहा। उसमें क्या खास है? वो दक्षिणी सैनवुड वन के एक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसके पास पहले दर्जे के मार्शल राजा की शक्ति है? हमारे आरोहण संप्रदाय में इस तरह की शक्ति वाले शिष्य अनगिनत है। मेरी राय में बात सिर्फ इतनी है कि रूही का उस ध्रुव के साथ कोई रिश्ता है। तुम्हें पता भी क्या है? अगर तुम ना होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार ध्रुव और छोटी बहन रूही दोनों ही शुरू में हमारे आरोहण विभाग में शामिल होने की सोच रहे थे। डुमान ने गुस्से से डांटा। ये सुनकर कुमान की हिम्मत नहीं हुई और वो फिर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाकी लोग भी चुप हो गए। ध्रुव के साथ उनके लिए उसकी निंदा करना आसान था। आखिरकार वे सभी दक्षिणी सैनवुड वन को दिल से नीचा समझते थे, मगर रूही के बारे में वे सभी जानते थे कि वो एक सच्ची प्रतिभा थी। उसे खोना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रमुख, तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मेकस ने पूछा। एक ही काम हम कर सकते हैं, वो ये है कि मैं खुद जाकर देखूं कि क्या मैं उसे कल मना सकता हूं। डुमान ने आह भरी। ध्रुव का मिशन प्लाजा पहुंचना। अगली सुबह जब पूरब के आकाश में हल्की किरणें चमकने लगी तो ध्रुव अपने बिस्तर से उठ चुका था। दूसरों से पूछने के बाद वो सैनवुड पर्वत के मुख्य क्षेत्र के मिशन प्लाजा पहुंच गया। सैनवुड पर्वत पर शिष्यों के लिए मिशनरी गतिविधियां एक आम बात थी। ये उनके लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सैनवुड पर्वत पर ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें कोई अपनी इच्छा से नहीं ले सकता था। अगर किसी को वो चीजें चाहिए थी तो उन्हें उनके बदले में उपलब्धि अंक खर्च करने पड़ते थे। अगर किसी को कुछ बेहतर चाहिए था तो उसे ज्यादा उपलब्धि अंक खर्च करने पड़ते थे। उपलब्धि अंक कैसे मिलते थे? प्रबंधकीय बुजुर्गों या प्रधानाध्यापक द्वारा इनाम के रूप में दिए जाने के अलावा इन्हें केवल अपनी योग्यता का उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि सैनवुड पर्वत पर अनगिनत शिष्य थे, फिर भी ये मिशन प्लाजा बहुत बड़ा और शानदार था। ध्रुव के बहुत जल्दी पहुंचने के कारण मिशन प्लाजा पर बहुत कम लोग थे, इसलिए अपने आसपास के वातावरण पर एक नजर डालते ही ध्रुव पूरे मिशन प्लाजा का नजारा देख पा रहा था। इस मिशन प्लाजा को प्लाजा तो कहा जाता था, लेकिन असल में ये एक विशाल भवन परिसर था। इमारतें एक गोलाकार चौक के चारों ओर बनी थीं। ऊपर से नीचे देखने पर यह मिशन प्लाजा एक छोटे से मैदान या एक बड़ी डिस्क जैसा लगता था। जहां तक उन इमारतों की बात है, वे भी बहुत दिलचस्प थीं।
हालांकि वहां बहुत सारी इमारतें थीं, लेकिन वे केवल 5 अलग अलग तरह की थीं, जो 5 अलग अलग जानवरों के आकार में बनी थीं। वहां एक भेड़िए के आकार की इमारत, एक तेंदुए के आकार की इमारत, एक बाघ के आकार की इमारत, एक शेर के आकार की इमारत और एक अजगर के आकार की इमारत थी। इन 5 अलग अलग आकार की इमारतों में से भेड़िए के आकार की इमारत सबसे छोटी थी, लेकिन इसकी संख्या भी सबसे ज्यादा थी। अजगर के आकार का मॉडल सबसे दुर्लभ था और इसकी संख्या केवल एक ही थी, मगर इसकी इमारत का निर्माण सबसे शानदार और विशाल था। ये न केवल जीवंत और असली लग रही थी, बल्कि इससे एक चमकदार रोशनी भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये इमारत एक असली अजगर हो, जो इस चौक पर छिपा हुआ हो और वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। ध्रुव ने ये भी देखा कि हालांकि अभी चौक में कम लोग थे, फिर भी ज्यादातर लोग भेड़िए और तेंदुए के आकार की इमारतों में आ जा रहे थे। यहाँ तक कि बाघ के आकार की इमारतों में भी लोग कम ही आते जाते थे। शेर के आकार की इमारतों में तो उसने किसी को भी आते नहीं देखा। जहां तक सबसे विशाल और भव्य अजगर के आकार की इमारत की बात है, तो वो खुली भी नहीं थी। दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सजावट की तरह वो चौक की सबसे खास जगह पर खड़ी थी। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक उसी समय जब ध्रुव उत्साह से मिशन प्लाजा का जायजा ले रहा था, अचानक उसके पीछे से एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। हालांकि वो आवाज बहुत पुरानी थी, पर बहुत जोरदार भी थी और उसमें गुस्से के निशान भी थे। हालांकि ध्रुव ने ये बुजुर्ग आवाज सुनी थी, फिर भी उसने इस पर ध्यान न देने का फैसला किया, क्योंकि स्यानवुड पर्वत पर बहुत से लोग थे। बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनके शिष्य भी थे जो पहले ही बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके थे। क्योंकि वो आवाज सीधे उसकी ओर नहीं थी, इसलिए ध्रुव निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वो उसी के लिए थी। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बहरे हो या क्या? तुम अभी तक क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बिना टोपी वाले बदमाश। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी और वो और भी करीब आ गई। इस पल ध्रुव को आखिरकार एहसास हुआ कि ये आवाज उसे ही बुला रही है। ध्रुव ने मुड़कर आवाज के स्रोत की ओर देखा। जैसा उसने सोचा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो किसी बुजुर्ग की पोशाक पहने हुए था, उसकी ओर आ रहा है। इस बुजुर्ग का रूप रंग साधारण था, मगर उनमें एक खास बात थी, उनकी नाक टेढ़ी थी। लेकिन इस समय उनकी आंखें चमक रही थीं और ध्रुव को घूरते हुए उनके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर भाव था। लगता है ये झगड़ा करने आया है, ध्रुव मन ही मन चिल्लाया। ध्रुव की संवेदनशीलता बेहद तेज थी। वो समझ गया कि ये बुजुर्ग उसे बेहद नाराजगी से देख रहा है, मानो उनके बीच जबरदस्त नफरत थी। मगर ध्रुव को साफ तौर पर पता नहीं था कि वो कौन है। वो इस बुजुर्ग से पहली बार मिला था। इसके अलावा अगर ये बुजुर्ग ध्रुव को बुलाना चाहता तो उस पर सीधे चिल्ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक सामान्य दिशा में खुली आवाज में चिल्लाया। इससे उसकी आवाज ध्रुव की ओर न जाकर चौक पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई दी। ये साफ था कि वो भीड़ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद ये बुजुर्ग ध्रुव के लिए मुश्किलें खड़ी करना और उसे भीड़ के सामने शर्मिंदा करना चाहता था। कल ही तो ध्रुव ने स्यानवुड पर्वत के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया था और स्यानवुड पर्वत का एक मुख्य शिष्य बन गया था। उसके लिए दूसरों से दुश्मनी मोल लेना अभी बहुत जल्दी था। आखिर कौन था जो किसी बड़े को उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए बुला सकता था? ओरियन मठ और 3 स्यानवुड वनों के अलावा ध्रुव किसी अन्य के बारे में सोचने में असमर्थ था। लगता है स्यानवुड पर्वत पर मेरे जीवन के दिन सुखमय नहीं होंगे। उस टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग को अपने सामने आते देख ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। स्यानवुड पर्वत पर आए उसे सिर्फ दूसरा दिन ही हुआ था, फिर भी कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। ऐसे में उसके आने वाले दिन कैसे सुकून भरे हो सकते थे? क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने मुझे 2 बार क्यों चिल्लाने पर मजबूर किया? टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग उसके सामने आ गया और ध्रुव को घूरते हुए बोला, हे बड़े साहब, आपकी आवाज बहुत तेज है। हालांकि मैं आपकी चीख सुन पाया, लेकिन मुझे सचमुच अंदाजा नहीं था कि आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। ध्रुव ने खिली हुई मुस्कान और सहज भाव से जवाब दिया, मगर उनके लहजे में जरा भी सम्मान नहीं था। बेहद बदतमीज, तुमने मुझ बुजुर्ग को सलाम तो किया नहीं, बल्कि मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत भी की। तुम सबसे बदतमीज शिष्य हो जिनसे मैं आज तक मिला हूं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस संप्रदाय परिवार से आए हो? मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि किस सहायक शक्ति ने तुम्हारे जैसे निराशाजनक शिष्य को जन्म दिया। बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी लगातार तेज चीखों ने भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इससे आसपास खड़े सभी लोग अपने कदम रोककर कान लगाकर सुनने लगे कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग को बताते हुए, इस छोटे शिष्य का नाम ध्रुव है, मगर यह शिष्य बहुत जिज्ञासु है। बड़े भाई, आपको मुझसे पहले कभी नहीं मिलना चाहिए था।
फिर आपको कैसे पता चला कि मैं एक गौण शक्ति से हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस आंतरिक क्षेत्र का शिष्य नहीं हो सकता जो खुद एक मुख्य शिष्य बनने की परीक्षा पास करने में सफल रहा हो? ध्रुव ने उत्तर दिया। ये ध्रुव के इस तरह बोलने से बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत कहा था, खासकर जब भीड़ में बहुत से लोग ये सब देख रहे थे। अगर वह इस बात पर बहस करता रहा तो उसे जरूर मुश्किल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उसने जल्दी से चर्चा का विषय बदल दिया और ध्रुव के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, चाहे तुम कहीं से भी आए हो, मुख्य शिष्य की टोपी ना पहनना सयानवुड पर्वत का घोर अपमान है। मेरे लिए अभी अपने मुंह पर 10 थप्पड़ मारो और फिर टोपी पहन लो, वरना मैं तुम्हें दंड विभाग भेज दूंगा और उनसे तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। देखता हूं कि क्या तुमने फिर से मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी की। टोपी न पहनने पर खुद को 10 थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? सयानवुड माउंटेन के शिष्यों के नियम कानूनों में मैंने ऐसा नियम कभी नहीं देखा। ठीक इसी समय एक कोमल मगर शक्तिशाली और मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज की ओर देखते ही भीड़ की आंखें चमक उठी। एक परी जैसी आकृति आसमान से उतर रही थी। वह ध्रुव के पास उतरी और यह महिला रूही थी। तुम कौन हो? एक शिष्य को सजा देना एक बुजुर्ग होने के नाते मेरे अधिकार में है। तुम जो खड़ी हो, बेहतर होगा कि तुम एक तरफ हट जाओ। जब टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग ने रूही को देखा तो वह थोड़ा सा डर गया। आखिरकार रूही एक असाधारण प्रतिभा थी। अपनी शक्ति और रूप रंग से उसने सबसे पहले दूसरों को यही आभास दिया कि वह एक असाधारण प्रतिभा है। ऐसे लोगों को शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, साधारण बुजुर्ग भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करते। दर्शक, यह शब्द सुनकर रूही के चेहरे पर एक मनमोहक मजाकी भरी मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने सिर से टोपी उतार दी। जब उसके सुंदर रेशमी काले बाल झरने की तरह उसके सिर से नीचे गिर रहे थे तो उसने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब मुझे दर्शक नहीं माना जा सकता है ना? तुम? हालांकि वह रूही की प्रतिभा से डरता था, फिर भी टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग को रूही की हरकतों से बेहद नाराजगी थी। उसने जो किया वो सबके सामने उसके मुंह पर तमाचा मारने के समान था। इसलिए एक बुजुर्ग के तौर पर अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने अब नतीजों की परवाह न करने का फैसला किया। उसने रूही के बाएं हाथ पर बंधी आर्म बैंड की तरफ देखकर व्यंग्य किया, अच्छा तो तुम दोनों साथ हो। कोई हैरानी नहीं कि तुमने मुझसे पलटकर बात करने की हिम्मत की। टोपी न पहनना तुम्हें सजा देने के लिए जायज माना जाता है। तुम दोनों अपने अपने मुंह पर 10 थप्पड़ मारो, वरना मैं तुम दोनों को दंड विभाग भेज दूंगा और 1-2 साल के लिए वहां कैद कर दूंगा। देखता हूं कि तुमने फिर से मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी की या नहीं। टोपी न पहनने की सजा 10 थप्पड़ से मिलेगी। ऐसे में क्या हम सबको खुद को 10 थप्पड़ मारने की जरूरत है? हैरानी की बात यह थी कि उस बुजुर्ग के ये शब्द कहने के तुरंत बाद एक और आवाज सुनाई दी। आवाज के स्रोत की ओर मुंह करके उसने देखा कि आसमान से हजारों आकृतियां उतर रही थीं। आखिरकार वे चौक पर उतरी और उस बुजुर्ग को पूरी तरह से घेर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी टोपी नहीं पहनी थी, और हां, उनकी टोपियां उनके हाथों में थी। साफ दिख रहा था कि उन्होंने अभी अभी उन्हें अपने सिर से उतारा है। जब उन्हें इस भीड़ के मूल का पता चला तो आसपास की भीड़ की तो बात ही छोड़िए, उस बुजुर्ग का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसकी निगाहें धुंधली पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग आरोहण विभाग से थे। इसके अलावा उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मुख्य क्षेत्र के शिष्यों में से एक महान शक्ति डुमान था। आरोहण विभाग, डुमान। इस समय वह टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग भी गहरी भौहें चढ़ा रहा था। आरोहण विभाग कैसी जगह थी? यह मुख्य क्षेत्र के शाखा शक्ति संगठनों में 10वां था और लाखों सदस्यों वाला एक विशाल संगठन था। सबसे जरूरी बात यह थी कि आरोहण विभाग के पीछे आरोही संप्रदाय के शक्तिशाली बुजुर्ग खड़े थे। बहुत कम लोग खुद को आरोहण विभाग का दुश्मन बनाने की हिम्मत करते थे। जहां तक उनके जैसे रुतबे वाले बुजुर्गों की बात है, उनमें से कोई भी खुद को आरोहण विभाग का दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर बुजुर्ग को मेरे बारे में पता चला है, डुमान, तो इसका मतलब है कि हम किस्मत से मिले हैं। क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और इस छोटे भाई को जाने दे सकते हैं? डुमान के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर वह न तो बहुत दबकर बात कर रहा था, न ही बहुत रूखा हो रहा था। उसकी आवाज ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वह बुजुर्ग से बराबरी पर बात कर रहा हो। इसके बजाय यह उस बुजुर्ग से भी ऊंचे स्तर पर बात करने जैसा था। इस समय टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। इससे पता चलता था कि वह सचमुच डुमान के दबाव में था।
खासकर डुमान की स्थिति देखकर यह साफ था कि वह ध्रुव और रूही की रक्षा के लिए आया था। इससे उसे पता चल गया कि उसने निश्चित रूप से गलत पंगा लिया है। भले ही उसे किसी अजीब स्थिति में डाल दिया गया हो, अब उसके पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह जानता था कि उसे हारकर लौटना पड़ेगा, फिर भी वह एक बुजुर्ग होने का अपना गौरव खोने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया और कहा, सयानवुड पर्वत के नियमों को भंग नहीं किया जा सकता, मगर चूंकि डुमान तुम्हारे सयानवुड पर्वत की भविष्य की उम्मीदों में से एक हो और तुमने इस नए शिष्य के लिए प्रार्थना की है, तो मैं भी इससे झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन सयानवुड पर्वत के शिष्यों को नियमों के बारे में जरूर पता होगा। चूंकि आप उसे जानते हैं, इसलिए आपको उसे मेरी ओर से कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए। ये शब्द कहने के बाद वह बूढ़ा तुरंत आकाश में उड़ गया और जल्दी से चौक से बाहर चला गया। बुजुर्ग के जाने के बाद आसपास के शिष्य जो यह सब देख रहे थे, ठंडी सांस लेने लगे। हालांकि वो पहले से ही जानते थे कि आरोहण विभाग कितना शक्तिशाली है, फिर भी जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो वे अपनी हैरानी नहीं रोक पाए। वे सभी आरोहण विभाग की ताकत और डुमान की ताकत से आश्चर्यचकित हो गए। सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। इन सारी परेशानियों में हमेशा तुम ही होते हो। आखिरकार हमें आकर तुम्हें स्थिति से निकालना ही पड़ता है। कुमान ने ध्रुव को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। हाँ, क्या मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी? ध्रुव ने व्यंग्य किया। उसने कुमान को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं रखा था। तुम बदमाश! इस तरह से जवाब सुनकर वह आग बबूला हो गया। उसने हाथ उठाया और ध्रुव पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रुको! इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डुमान ने अचानक उस पर चिल्लाकर उसे आगे की कोई भी गतिविधि करने से रोक दिया। आप छोटे भाई ध्रुव ही होंगे, है ना? मैं डुमान हूँ, आरोहण विभाग का प्रमुख। मैंने आपके और मेरे छोटे भाई के बीच हुई गलतफहमी के बारे में सुना है, मगर चूंकि आरोही संप्रदाय ने पहले ही दक्षिणी सयानवुड वन के साथ गठबंधन कर लिया है, इसलिए हम मूलतः एक ही परिवार के हैं। मुझे उम्मीद है कि अब हम दुश्मनी को दोस्ती में बदल पाएंगे और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार कर पाएंगे। चेहरे पर मुस्कान लिए डुमान ने विनम्रता से ध्रुव की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। तो असल में ये बड़े भाई डुमान ही थे। आपसे मिलकर खुशी हुई। डुमान की विनम्रता देखकर ध्रुव ने भी विनम्रता से मुट्ठी बांधकर जवाब दिया। मगर ध्रुव मूर्ख नहीं था। वो समझ गया कि डुमान ने ये सब ईमानदारी से नहीं किया। उससे पहले वाले व्यक्ति में न केवल जबरदस्त ताकत थी, बल्कि उसकी बुद्धि भी कुमान से कहीं ज्यादा थी। कुमान की तुलना में डुमान को संभालना वाकई और भी मुश्किल था। छोटे भाई ध्रुव, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने टोपी क्यों नहीं पहनी है? हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी यह उन बुजुर्गों के लिए एक बहाना बन जाएगा जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहते हैं। डुमान ने उत्सुकता से पूछा। ध्रुव ने भीड़ पर अपनी नजर डाली और पूछा, वरिष्ठ भाई डुमान और अन्य सभी वरिष्ठ भाइयों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप सभी ने हरी टोपी की कहानी के बारे में नहीं सुना है? हरी टोपी की कहानी? ध्रुव की बात सुनकर भीड़ हैरान रह गई। वे एक दूसरे की ओर मुड़े, एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। मैं समझ गया, तो यही वजह है। हालांकि मुझे आपको सब कुछ बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखकर ध्रुव शरारत से मुस्कुराया। फिर बिना कोई विवरण छोड़े और खुद भी कुछ और विस्तृत विवरण जोड़ते हुए ध्रुव ने उस हरी टोपी की कहानी सुनानी शुरू की जो एग्गी ने उसे आरोहण विभाग की भीड़ को सुनाई थी। ऐसी कोई कहानी है? हरी टोपी की कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी महिलाएं तो ठीक थी, लेकिन पुरुषों के हाव भाव बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव की कहानी कहने की क्षमता एग्गी से भी ज्यादा जबरदस्त थी। अगर एग्गी की हरी टोपी की कहानी अभी भी सिर्फ एक कहानी थी, तो ध्रुव द्वारा सुनाई गई कहानी सच के करीब थी। इस तरह इस पल पुरुष जितना ज्यादा अपने सिर पर हरी टोपियों को देखते, उतना ही असहज महसूस करते। खासकर जब वो सोचते कि कितने सालों से वो अपने सिर पर हरी टोपी पहने हुए हैं, तो वो ऐसा लगने लगता जैसे उन्होंने सड़े हुए बैंगन खा लिए हों। ये बेहद असहज एहसास था। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, फिर भी मुझे इसकी वजह से असहजता महसूस हुई। खुद को थोड़ा और सहज महसूस करने के लिए मैंने टोपी न पहनने का फैसला किया। ध्रुव ने उन आदमियों के हाव भाव देखे जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कुत्ते की लीद खा ली हो, और उसने दुख से आह भरने का नाटक किया। ये शब्द कहते हुए उसने अपने बालों को भी छुआ। मुझे लगता है कि इस तरह से ज्यादा आराम मिलता है। इस समय भीड़ शांत थी। जहां तक आरोहण विभाग के पुरुष सदस्यों का सवाल है, वे चुपचाप अपने हाथों से हरी टोपियां हटाने लगे और चुपके से उन्हें कुचलने लगे। यहां तक कि जो लोग ये कहानी सुन रहे थे, वे भी जल्दी से अपनी हरी टोपियां उतारने लगे। कुछ तो खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से गालियां देने लगे। किसने बनाई है ये टोपी? मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी बीवी किसी और मर्द को ढूंढ ले। छोटा भाई ध्रुव सचमुच बहुत मजाकिया है, मगर ये सच है कि ये कहानी किसी के भी मन पर असर डालती है। ये तो बस एक टोपी है, इसे न पहनना ही ठीक है।
दरअसल डुमान ने भी अपने हाथ से टोपी उतार दी। फिर वो रूही की ओर मुड़ा और बोला, छोटी बहन रूही, यदि आप मुझे आरोहण विभाग में जाने के लिए मनाना चाहती हैं तो आप ये कोशिश ना करें। इससे पहले कि डुमान अपनी बात पूरी कर पाता, रूही ने इन शब्दों के साथ बीच में ही टोक दिया। इस समय डुमान सहित जो रूही को मनाने की योजना बना रहा था, आरोहण विभाग के बाकी सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए। यहां तक कि ध्रुव भी उसकी हरकतों से स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की सचमुच बहुत निर्दयी है। उसने इतनी बड़ी भीड़ के सामने डुमान से इस तरह बात की। इससे डुमान जरूर असहाय स्थिति में पड़ गया होगा। हालांकि डुमान साफ तौर पर पूरी तैयारी के साथ आया था। वो बस एक पल के लिए झिझका, फिर एक बार मुस्कुराते हुए बोला, छोटी बहन रूही, अगर आप सुनना नहीं चाहती तब भी मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, आरोहण विभाग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं डुमान मालिक हूं, बल्कि ये आरोही संप्रदाय का एक हिस्सा है। चूंकि छोटी बहन रूही भी आरोही संप्रदाय से ही हैं, इसलिए आप अनिवार्य रूप से आरोहण विभाग से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे आशा है कि छोटी बहन रूही पिछली शिकायतों को भुलाकर हमारे आरोहण विभाग के अपराधों को क्षमा करके हमारे पास लौट आएगी। आखिरकार ये आपका घर है। अगर आप लौटने को तैयार हैं तो मैं आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हूं। वरिष्ठ भाई डुमान, मैं आपकी दयालुता की कद्र करती हूं, मगर आपको अब इस मामले में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते पर ही बुरा असर पड़ेगा। रूही ने बहुत ही दृढ़ स्वर में मना कर दिया। उसके शांत और बर्फ जैसे ठंडे स्वर से ऐसा लग रहा था कि उसे इस मामले में जरा भी परवाह नहीं है। छोटी बहन रूही, क्या तुम सचमुच इस पर एक बार फिर विचार करने में असमर्थ हो? डुमान हार मानने को तैयार नहीं थी। अरे 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 बड़े भाई डुमान, इतना काफी होगा ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि छोटी बहन रूही अब मेरे असुरा विभाग के सदस्य हैं। तो मेरे शाका शक्ति संगठन के एक सदस्य को मेरे सामने से हटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये मुझे ध्रुव तुम्हारी नजरों में गिराने जैसा नहीं है? इस समय ध्रुव अंततः देखना जारी रखने में असमर्थ था। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मेरा बड़ा भाई तुम्हें देखे? डुमान के जवाब देने से पहले ही कुमान ने ध्रुव के सिर की ओर इशारा करके गाली दी। ये शब्द सुनते ही ध्रुव का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। तीखे ब्लेडों की तरह उसने कुमान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं खुद को क्या समझता हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्लेआम कर दूंगा? तुम? ध्रुव की निगाहें और ये शब्द सुनकर कुमान के हाव भाव तुरंत बदल गए। पहले जो धमकी भरा व्यवहार उसने दिखाया था वो पल भर में गायब हो गया और उसके शरीर में एक अवर्णनीय भय भर गया। यहां तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था, मगर इस पल वो सचमुच डरा हुआ था। इसके अलावा वो इतना डरा हुआ था कि अब वो ध्रुव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से सिर नीचे किया और पीछे हट गया। छोटे भाई ध्रुव, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। ठीक उसी पल डुमान अचानक कुमान के आगे खड़ा हो गया। माथे पर शिकन और आंखों में चमक के साथ वो ध्रुव की हत्या की इच्छा से भरी नजरों का सीधा सामना कर रहा था। धमाका! जैसे ही दोनों ने अपनी निगाहों से एक दूसरे का सामना किया, उनके बीच की जगह में प्रकाश की किरणें निकलने लगी। यह आत्माओं का टकराव था, गुस्से और हत्या के इरादों का सीधा मुकाबला। आसपास खड़े लोग कुछ भी भांप नहीं पा रहे थे। सिर्फ आमने सामने खड़े दो लोग ही इस टकराव को महसूस कर रहे थे। मेरा सारा गुस्सा जबरदस्ती का नहीं था। डुमान को आगे बढ़ते देखकर ध्रुव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने न सिर्फ अपनी आंखें नहीं हटाई, बल्कि अपना गुस्सा भी कम नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे डुमान की आंखों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दिल के गुस्से को अपनी नजरों में समेट लिया। अपनी नजरों के जरिए उसने अपने दिल का सारा आक्रोश, साथ ही अपनी हत्या की मंशा डुमान पर उतार दी। तुम? ध्रुव की ये नजरें देखकर डुमान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो डुमान की नजरों से बचने के लिए जल्दी से हट गया, बल्कि पीछे भी हट गया, मानो उसके सामने कोई डुमान नहीं बल्कि कोई भयानक शक्ति थी। हड़बड़ाहट में वो कुमान से टकराया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा भी अत्यंत पीला पड़ गया था। ऐसा लगा मानो वो अनगिनत मुश्किलों से गुजरा हो और उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। पल भर में ही वो पसीने से तरबतर हो गया। प्रमुख, ये देखकर आरोहण विभाग की भीड़ घबरा गई, खासकर कुमान, जो अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए दौड़ पड़ा। निर्दयी हत्यारा था। सबसे जरूरी बात यह थी कि ध्रुव की निगाहों में दिखाई देने वाली हत्या की मंशा वाकई बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि उस तरह की हत्या की मंशा किसी इंसान से पैदा हुई ही नहीं थी। यहां तक कि खून चूसने वाले राक्षसी जानवरों में भी ऐसी हत्या की मंशा नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि ये बस नर्क की गहराइयों से आए किसी राक्षस से पैदा हुई है। ध्रुव इस तरह की हत्या की मंशा को आसानी से काबू कर सकता था, इसलिए ये और भी डरावना था। ध्रुव की शक्ति का जिक्र किए बिना सिर्फ उसकी हत्या की मंशा को देखते हुए ये सबसे भयावह हत्या की मंशा थी जिसका सामना डुमान ने कभी किया था। यही वजह थी कि डुमान ने पहले जो कहा था वही कहा और अपनी हार मान ली थी। हालांकि उसकी शक्ति ध्रुव से बेहतर थी, लेकिन उसके मन की आवाज ने उसे बताया कि उसे ध्रुव को उकसाना नहीं चाहिए।
कई गहरी सांसें लेने के बाद डूमान किसी तरह खुद को शांत कर पाया। उसने आंखें खोली, ध्रुव और रूही की धीरे धीरे दूर होती पीठों को देखा और धीरे से कहा, वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही है जैसा लॉर्ड सेक्टमास्टर ने कहा था। बेहतर होगा कि हम उसे उकसाए नहीं। ये शब्द आरोहण विभाग के लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य और विस्मयकारी थे, मगर जब उन्हें पहले हुई घटनाओं और डूमान की हरकतों की याद आई तो अनायास ही उनकी नजरें ध्रुव की पीठ की ओर मुड़ गईं। यद्यपि उन्हें यह अविश्वसनीय लगा, फिर भी कमोबेश उनका मानना था कि दक्षिणी सैनवुड वन का ये शिष्य बाकी सभी से कुछ अलग था। मिशन और रहस्य। ध्रुव को इस बात की परवाह नहीं थी कि आरोहण विभाग के सदस्य उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय वो रूही से मिशन प्लाजा के बारे में पूछने लगा। छोटी बहन रूही, इस मिशन प्लाजा में इतनी सारी इमारतें हैं, क्या ये सभी ऐसी जगहें हैं जहां से कोई मिशन ले सकता है? तुमने पहले क्या किया था? तुमने डूमान को एक पल में इतना डरा कैसे दिया? रूही ने ध्रुव के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना ही सवाल पूछ लिया। मैं क्या कर सकता था? मेरी शक्ति उसकी शक्ति से कम है। अगर हम सचमुच लड़ते तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही होता। जहां तक उसकी अचानक प्रतिक्रिया का सवाल है, तो शायद आरोही संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उसे कुछ बताया होगा। ध्रुव को डूमान की प्रतिक्रिया का कारण पता था, मगर उसने रूही को इसके बारे में नहीं बताया। आखिरकार अगर वो रूही को ये बता दे कि डूमान उसकी एक नजर से ही डर गया था, तो ये बताए बिना कि वो उस पर विश्वास करेगी या नहीं, भले ही वो उस पर विश्वास करती हो, तो ऐसा लगेगा जैसे वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो भूल जाओ, वैसे भी मुझे पता है कि तुमने जरूर कुछ न कुछ किया होगा। रूही को ध्रुव के स्पष्टीकरण पर यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन था कि ध्रुव ने डूमान को डराने के लिए कुछ तो किया होगा, मगर ये देखकर कि ध्रुव उसे बताने को तैयार नहीं है, तो उसने भी आगे पूछना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय उसने मिशन प्लाजा की कई इमारतों पर नजर डाली, ध्रुव की ओर मुड़ी और पूछा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस मिशन प्लाजा के बारे में कुछ भी ना पता हो, है ना? मैं सच में नहीं समझ रहा हूं, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? ध्रुव ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। रूही ने ध्रुव की तरफ तिरछी नजर से देखा और फिर कहा, तुमने मुझसे अनगिनत बार झूठ बोला है। इस मिशन प्लाजा के मिशनों को 5 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ये क्रमशः भेड़िया श्रेणी के मिशन, तेंदुआ श्रेणी के मिशन, बाघ श्रेणी के मिशन, शेर श्रेणी के मिशन और अजगर श्रेणी के मिशन हैं। अलग अलग प्रकार के मिशनों को पूरा करने पर अलग अलग मात्रा में उपलब्धि अंक मिलेंगे। भेड़िया श्रेणी के मिशनों के लिए इनाम 1 उपलब्धि अंक है, तेंदुआ श्रेणी के लिए 10 उपलब्धि अंक, बाघ श्रेणी के लिए 100 उपलब्धि अंक और शेर श्रेणी के लिए 1000 उपलब्धि अंक, रूही ने कहा। ऐसी स्थिति में अजगर ग्रेड मिशनों के बारे में क्या? ध्रुव ने इकलौती अजगर के आकार की इमारत की ओर इशारा किया, जिसके दरवाजे कसकर बंद थे। अजगर ग्रेड मिशनों के लिए दिए जाने वाले उपलब्धि अंकों की संख्या तय नहीं है। इसके अलावा सभी शिष्यों को अजगर ग्रेड मिशन करने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अजगर ग्रेड मिशन वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आम शिष्य इन्हें करना चाहें तो वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे होंगे। जब कोई अजगर ग्रेड मिशन आएगा तो वहां ऊपर वाली बड़ी घंटी बजेगी। उसकी आवाज पूरे मुख्य क्षेत्र में गूंज उठेगी। उसी समय बुजुर्ग श्रेष्ठ शिष्यों को इस जगह पर आने के लिए बुलाएंगे। उस समय अजगर के आकार की इमारत का प्रवेश द्वार खुल जाएगा, रूही ने कहा। दूसरे शब्दों में, अगर कोई अजगर ग्रेड मिशन करना चाहता है तो उसे किसी बुजुर्ग द्वारा आमंत्रित किया जाना चाहिए, ध्रुव ने पूछा। ये इतना आसान नहीं है। हालांकि ये सच है कि बुजुर्ग शानदार शिष्यों को बुलाते हैं, मगर अजगर ग्रेड मिशन के लिए उपलब्ध पद हमेशा कुछ ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग आखिर में अजगर ग्रेड मिशन कर पाएंगे वे बुजुर्गों द्वारा बुलाए गए लोगों में से सबसे मजबूत लोग होंगे। कहने का मतलब है वे मुख्य क्षेत्र के सभी शिष्यों में से सबसे मजबूत शिष्य भी होंगे। मेरा मानना है कि केवल सायनवुड उत्तराधिकार सूची में शामिल लोग ही अजगर ग्रेड मिशन करने की योग्यता रखते होंगे, रूही ने कहा। सायनवुड उत्तराधिकार सूची, वो क्या है? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। सायनवुड उत्तराधिकार सूची मुख्य शिष्यों की रैंकिंग की एक सूची है। इसमें कुल 9 अलग अलग रैंक हैं। जिन लोगों का नाम सायनवुड उत्तराधिकार सूची में शामिल हो सकता है वे सभी सायनवुड पर्वत के सार्वजनिक रूप से माने जाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सायनवुड पर्वत की 31वीं आम सभा में उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस सूची में शामिल होने में सक्षम होगा उसे प्रबंधन बुजुर्ग बनने की योग्यता मिलेगी। रूही ने बताया कि जब कोई व्यक्ति प्रबंधन का वरिष्ठ बन जाता है तो वह सायनवुड पर्वत के प्रधानाध्यापक सायनवुड पर्वत के नेता के पद के लिए मुकाबला करने के योग्य हो जाता है। तो बात यह है, ऐसे में सायनवुड उत्तराधिकार सूची में डुमान का क्या स्थान है? ध्रुव ने पूछा। हालांकि डुमान को ध्रुव द्वारा अपने तेज स्वर्गीय नेत्रों और हत्या के इरादे के इस्तेमाल से उनके टकराव में डराया गया था, ध्रुव को यह मानना पड़ा कि डुमान एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था।
मगर ध्रुव के लिए डुमान की ताकत केवल एक अस्थायी चीज थी और उसके लिए डुमान को पीछे छोड़ना बहुत आसान होगा। इस प्रकार ध्रुव खुद को डुमान के खिलाफ मापना चाहता था और साइनवुड पर्वत के मुख्य शिष्यों के बीच अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाना चाहता था। डुमान, हालांकि उसका आरोहण विभाग शाखा शक्ति संगठनों में 10वें स्थान पर है, फिर भी वह साइनवुड उत्तराधिकार सूची में प्रवेश के योग्य नहीं है। रूही ने अपना सिर हिलाया। फिर गंभीर स्वर में उसने कहा, आपको साइनवुड उत्तराधिकार सूची में शामिल लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। वे सभी असली राक्षसी परित्र के लोग हैं। खासकर जो ऊंची रैंकिंग वाले हैं वे और भी डरावने हैं। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हें न तो स्वर्ग में और न ही पृथ्वी पर किसी चीज का डर है, फिर भी मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी कि अगर तुम्हें साइनवुड उत्तराधिकार सूची में किसी व्यक्ति से मिलना है तो बेहतर होगा कि तुम उसे उकसाओ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी प्रतिभा तुम्हारी प्रतिभा से कम नहीं है और उनकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से कहीं बेहतर हैं। दिलचस्प। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे वाकई यह जानने में दिलचस्पी है कि वे किस तरह के लोग हैं और उनके पास अजगर ग्रेड मिशनों को पूरा करने की किस तरह की क्षमता है। रूही की बात सुनकर ध्रुव न सिर्फ डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर उत्सुकता भी दिखाई दी। छोटी बहन रूही, ऐसे में क्या हमें अभी शेर ग्रेड मिशन पर जाना चाहिए? ध्रुव ने पूछा। नहीं, हम शेर जैसा मिशन नहीं करने जा रहे हैं। रूही ने अपना सिर हिलाया। तो क्या ये बाघ स्तर का मिशन हो सकता है? ध्रुव ने पूछा। ये भी नहीं है। रूही ने फिर अपना सिर हिलाया। तो पर ये क्या है? ध्रुव उलझन में था। भेड़िया ग्रेड मिशन, रूही ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो? क्या हम उस जगह पर मिशन नहीं करने जा रहे हैं जहां आरोहण संप्रदाय के पूर्वज ने अपने खजाने छिपाए थे? क्या तुम मुझे बता रही हो कि उस जगह पर भेड़िया स्तर के मिशन होते हैं? ध्रुव ने यकीन न होने का भाव दिखाया। मैंने इसके बारे में पूछा है। नक्शे के अनुसार हमें जिस जगह जाना है उसे फिर्मामेंट औषध उद्यान कहते हैं। उस जगह के मिशन केवल औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने तक ही सीमित हैं, जो भेड़िया श्रेणी के सबसे निम्न स्तर के मिशन हैं, रूही ने कहा। अच्छा तो ठीक है, ये भी ठीक है। कम से कम इसका मतलब ये तो है कि खतरा बहुत कम है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वे दोनों एक भेड़िया स्तर के मिशन के महल हॉल में आराम से प्रवेश कर गए और प्रत्येक ने फिर्मामेंट औषध उद्यान में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का मिशन स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने मिशन को स्वीकार कर लिया था ताकि वे आरोहण संप्रदाय के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई चीजों की खोज करने के लिए फिर्मामेंट औषध उद्यान में प्रवेश कर सकें। फिर भी ध्रुव ने इस भेड़िया ग्रेड मिशन के विवरण को देखा। 10 फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से मिशन पूरा हो जाएगा। अगर मैं 20 से ज्यादा फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लूं तो इनाम बढ़ जाएगा। 10 फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां एक उपलब्धि बिंदु के बराबर हैं। यदि मैं उनमें से कई हजार इकट्ठी कर लूं तो क्या मैं उन्हें कई सौ उपलब्धि बिंदुओं के बदले में नहीं बदल पाऊंगा? इस पहलू से देखते हुए ऐसा लगता है कि सबसे कम भेड़िया श्रेणी के मिशन भी काफी अच्छा इनाम दे सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग भेड़िया श्रेणी के मिशन चुनते हैं। इनके इनाम तेंदुआ श्रेणी या बाघ श्रेणी के मिशनों से कहीं बेहतर होते हैं, ध्रुव ने कहा। तुम सच में नादान हो। इस दुनिया में इतनी बड़ी चीज कैसे हो सकती है? एक कम रैंक का मिशन एक ऊंचे रैंक के मिशन से ज्यादा उपलब्धि अंक कैसे दे सकता है? जहां तक मुझे पता है, उन आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों में बुद्धिमत्ता होती है। वे न सिर्फ खुद को छिपाने में सक्षम हैं, बल्कि वे आत्मिक शक्ति से भी बच निकलने में सक्षम हैं। कुछ लोग अगर 10 दिन से लेकर आधे महीने तक भी खोज करें तो उन्हें एक भी आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। रूही ने ये शब्द साफ गोई से कहे, मगर इसके तुरंत बाद उसने कहा, हालांकि आप जैसे व्यक्ति जो सेनापति का झंडा तक ढूंढने में सक्षम है, उसके लिए फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपको फिर्मामेंट औषध उद्यान में लाने का मेरा मकसद फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल, मैं फिर्मामेंट औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में आने वाली कठिनाई की उम्मीद कैसे नहीं कर सकता था। मैं तो मजाक कर रहा था। ओह ठीक है, छोटी बहन रूही, क्या तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमी के बारे में पता है? रूही ने ध्रुव पर एक नजर डाली। वे समझ गई कि ध्रुव के मन में कोई बुरी योजनाएं हैं, इसलिए उसने दृढ़ता से कहा, रुचि नहीं है। यानी आप में हास्य की कमी है? मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर मुझे फिर भी तुम्हें बताना होगा। बेतुका बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। बेशर्म, मैं बिना दांतों वाला? देखो मेरा मुंह दांतों से भरा है, मुझे एक भी कमी नहीं है।
नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई खजाना। ये एक बेहद निराशाजनक दृश्य था। इससे रूही, जिसका मन खजाने की खोज में लगा हुआ था, बेहद निराश हुई। मगर ठीक उसी समय जब उसका मन विचलित था और उसके विचार उथल पुथल में थे, उसने देखा कि ध्रुव जमीन पर अपनी हथेलियां जोड़कर और आंखें बंद करके शांति से बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया हो। ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? रूही ने पूछा। श्श, शोर मत करो। ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने हाथ खोल दिए। भनभनाहट। उसके हाथों में जुगनू जैसी रोशनी थी। वो ध्रुव की बंद हथेलियों से उड़कर बाहर आ गई। जब ये जुगनू जैसी रोशनी वाली चीज उड़ी तो तुरंत ही चारों तरफ उड़ने लगी। उसकी गति बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ ढूंढ रही हो। वो जुगनू जैसी रोशनी वाली चीज वाकई चमत्कारी थी और मानो सजीव लग रही थी। रूही का ध्यान भी उस रोशनी वाली चीज पर गया और वो उसे ध्यान से देखने लगी। जितना ज्यादा वो उसे देखती, उतना ही ज्यादा हैरान होती जाती। आवाज में उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या ये पौराणिक आत्मा पंख वाला कीट हो सकता है? आत्मा पंख वाला कीट, वो क्या है? मगर उसके आश्चर्यचकित प्रश्न का उत्तर देने की बजाय ध्रुव ने अपना स्वयं का प्रश्न पूछा। मूर्ख बनने का नाटक बंद करो। ये चीज जो तुमने संक्षेप में बताई है, वो लगभग कहानियों में वर्णित आत्मा पंख वाले कीट के जैसी है। फिर भी तुम मुझे सच में बता रहे हो कि तुम आत्मा पंख वाले कीट के बारे में नहीं जानते? रूही ने जवाब दिया। तुम इस चीज की बात कर रहे हो? ये तो बस एक जांच पड़ताल का तरीका है जिसे मैं खुद समझ पाया हूं, मगर मैं सच में नहीं जानता कि वो आत्मा पंख वाला कीट क्या है, ध्रुव ने जवाब दिया। सच में? तुम? आत्मा पंख वाला कीट एक ऐसी तकनीक है जिसे सिर्फ शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्ट ही समझ पाए हैं। ये उनकी आत्मिक ऊर्जा को उनके शरीर से अलग करके उस आत्मिक ऊर्जा से एक जीवित प्राणी बनाने की एक विधि है। आत्मिक ऊर्जा से बने इस जीव में असाधारण सहज ज्ञान होता है और ये ऐसी वस्तुओं को खोजने में सक्षम होता है जिन्हें उसका स्वामी भी नहीं खोज सकता। इस विधि को आत्मा पंख वाला कीट कहा जाता है, रूही ने बताया। आपने जो कहा है उससे सचमुच ऐसा लगता है कि आत्मा पंख वाला कीट उस विधि के समान है जिसे मैं समझ पाया हूं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले ही शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्टों की विधियों और तकनीकों को समझ लिया है? ध्रुव ने आत्मसंतुष्ट भाव से उत्तर दिया। ये आत्मा पंख वाला कीट वास्तव में कुछ ऐसा था जो ध्रुव ने बिना किसी और की मदद से खुद ही समझ लिया था। विश्व आत्मवादियों की इतनी अधिक संवेदनशीलता का कारण उनकी आत्मिक ऊर्जा थी। जहां तक आत्मिक ऊर्जा का प्रश्न है, विश्व आत्मवादियों द्वारा स्वयं प्रयोग किए जाने पर उनकी प्रभावशीलता उतनी अधिक नहीं थी। ये इस बात से देखा जा सकता था कि विश्व आत्मवादी अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए अपनी आत्मिक ऊर्जा को विश्व आत्मिक कंपास में प्रवाहित करते थे। बाहरी शक्तियों की शक्ति उधार लेकर उनकी आत्मिक ऊर्जा का असर और भी तेज हो सकता था। इस प्रकार ध्रुव ने इस पर बहुत देर तक विचार किया। वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी आत्मिक ऊर्जा को अपने शरीर से अलग कर सकता है और फिर उसे एक ऐसी चेतना में ढाल सकता है जिसमें आत्मचेतना हो और उसके अपने विचारों से भी जुड़ी हो। तब शायद वो अपनी आत्मिक ऊर्जा की संवेदनशीलता को काफी बढ़ा पाएगा। इसी वजह से ध्रुव ने खाली समय में अपने विचार पर कई बार प्रयोग किए। आखिरकार वो उस प्रकाशमय जीव रूप को बनाने में कामयाब हो गया जो आज उनके सामने था, वो आत्मा पंख वाला कीट जिसके बारे में रूही ने बात की थी। हालांकि ध्रुव ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि पता लगाने की ये विधि जिसे उसने स्वयं समझा था, वास्तव में एक ऐसी विधि थी जिसे सिर्फ शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्टों ही समझ पाए थे। भनभनाहट। ठीक इसी पल वो आत्मिक पंख वाला कीट अचानक जमीन पर उतरा। जैसे ही आत्मिक पंख वाले कीट ने जमीन को छुआ, वो गायब हो गया। मैं गलत थी। हालांकि तुम आत्मा पंख वाले कीट को समझने में कामयाब हो गए हो, मगर तुम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। तुम्हारा ये आत्मा पंख वाला कीट अभी आधी अधूरी तकनीक ही है। कहानी है कि शाही आच्छादित विश्व के स्पिरिटिस्टों के आत्मा पंख वाले कीटों का जीवन काल बहुत लंबा होता है। जहां तक तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस कीट का सवाल है, तो ये लगभग 9 के बराबर ही जीवित रहा, ध्रुव ने कहा। वाकई इसका जीवन काल बहुत कम है, फिर भी जब तक ये अपना काम करता रहेगा तब तक ये काफी रहेगा। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। उसका शरीर हिल गया। वो उस जगह पहुंच गया था जहां उसका आत्मा पंख वाला कीट गायब हो गया था। बंद दरवाजा। ध्रुव के इस स्थान पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत एक सील तोड़ने वाली आत्मा संरचना स्थापित करना शुरू कर दिया। जब उसकी आत्मा संरचना पूरी हो गई और फिर ध्रुव द्वारा सक्रिय की गई, तो जिस जमीन पर वो खड़ा था वो थोड़ी सी कांपने लगी। आखिर में जमीन सतह से बाहर निकलने लगी।
अंत में उनके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। सच में तुमने वाकई जगह ढूंढ ली। रूही ने जमीन से दिखाई देने वाले गेट को देखा तो उसका चेहरा तुरंत थम गया। इसके तुरंत बाद वो जल्दी से ध्रुव के स्थान पर पहुंची और गेट को ध्यान से निरीक्षण करने लगी। जितना वो निरीक्षण करती उसका चेहरा उतना ही विस्मयकारी होता जाता। तुम्हें क्या लगता है, मेरा आत्मा पंख वाला कीट काफी उपयोगी है ना? ध्रुव ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा। सच में आपकी उत्पत्ति क्या है? क्या आप केवल अपनी शक्ति के बल पर ही शाही आच्छादित विश्व प्रेतात्माओं के तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हैं? रूही ने आश्चर्य और हैरानी भरी आंखों से ध्रुव को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वो दरवाजा उसकी आंखों के ठीक सामने था, फिर भी वो अपनी आत्मिक ऊर्जा से उसे पहचान नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा कभी था ही नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर ध्रुव मौजूद नहीं होता, अगर ध्रुव ने अपने आत्मा पंख वाले कीट का उपयोग नहीं किया होता, तो उसके लिए दरवाजा ढूंढना असंभव था। मगर आत्मा पंख वाला कीट आखिरकार शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्टों की एक तकनीक थी। शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्ट किस तरह के लोग थे? वो लोग थे जो युद्ध विद्या की पवित्र भूमि के शिखर पर थे। उन सभी शाही आच्छादित विश्व स्पिरिटिस्टों में से कौन महान पौराणिक पात्र नहीं थे? यद्यपि ध्रुव द्वारा बनाया गया आत्मा पंख वाला कीट केवल आधा ही विकसित था और उसने अभी तक उसे पूरी तरह से समझा नहीं था, अपनी उम्र और शक्ति के साथ आत्मा पंख वाले कीट के सार को समझ पाना पहले से ही एक अत्यंत अकल्पनीय बात थी। यद्यपि ध्रुव द्वारा सीखी गई विश्व अध्यात्मवादी तकनीकों के प्रति उसके मन में पहले से ही एक नया सम्मान था, फिर भी रूही के पास इस स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि अब तक की स्थिति के अनुसार उसने अभी भी ध्रुव और विश्व अध्यात्मवादी तकनीकों में उसकी उपलब्धियों को कम करके आंका था। मेरा मूल क्या है? क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई ध्रुव नहीं हूं? ध्रुव शरारत से हंसा। फिर उसने अपनी नजर दरवाजे की ओर मोड़ी और कहा, तुम्हारे आरोही संप्रदाय के पूर्वज ने सचमुच अपने वंशजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद ये तो बस एक प्रवेश द्वार निकला। इस दरवाजे को खोलना भी आसान नहीं होगा। ये सच है, मुझे भी नहीं पता कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए। क्या आपके पास इसे खोलने का कोई उपाय है? हालांकि रूही को लगता था कि विश्व अध्यात्मवादी तकनीकों में उसकी सिद्धियां बहुत ऊंची हैं, लेकिन जब उसके सामने ये दरवाजा था तो उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। इसलिए वो अपनी सारी उम्मीदें केवल ध्रुव पर ही टिका सकती थी। तरीका तो है, मगर वो काफी मुश्किल है। ध्रुव ने ये कहते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और आगे कहा, देखो, दरवाजे पर ये छोटे छोटे छेद हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। मैंने गिन लिया है, दरवाजे पर कुल 1 लाख ऐसे छोटे छेद हैं और वे सभी, हर एक छेद ताला लगाने की जगह है। 1 लाख ताले लगाने की जगह? तुम्हारा मतलब है? रूही हैरान थी। उसने पहले भी दरवाजे पर छोटे छेद देखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दरवाजा बहुत बड़ा नहीं था। उसकी ऊंचाई 5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर थी। चिन्हों और प्रतीकों के अलावा दरवाजा घने छेदों से भरा हुआ था, मगर चूंकि छेद अनियमित ढंग से लगे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, उसने सोचा था कि वे सजावट के लिए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दरवाजे को खोलने के लिए इतने जरूरी होंगे। मेरा मतलब ये है कि अगर हम इस दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो हमें 1 लाख चाबियों की जरूरत होगी, ध्रुव ने कहा। 1 लाख चाबियां? ये शब्द सुनकर रूही को बहुत बड़ा झटका लगा। 1 लाख की गिनती की बात तो अलग है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि चाबियां कहाँ मिलेंगी। ये ना जानते हुए कि उन्हें कहाँ ढूंढना है, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, ये सचमुच एक नामुमकिन काम था। आरोहण संप्रदाय का पूर्वज सचमुच नीच है। क्या ये साफ तौर पर हम उसके वंशजों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए नहीं है? अगर वो हमारे लिए कुछ छोड़ना चाहता था तो क्या वो सीधे ऐसा नहीं कर सकता था? हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए उसे इतना लंबा रास्ता क्यों लेना पड़ा? इस समय रूही, जो हमेशा शांत रहती थी, शिकायत करने लगी। शांत हो जाओ। हाँ, ये सच है कि 1 लाख चाबियां बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इन चाबियों को इकट्ठा करने का एक फायदा भी है, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। एक और फायदा? ध्रुव, तुम्हारा क्या मतलब है? रूही ने पूछा। छोटी बहन रूही, इन चाबी के छेदों को ध्यान से देखो। क्या ये इससे बिल्कुल मेल नहीं खाते? ध्रुव ने ये कहते हुए एक आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी निकाली। आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी के बीच में एक बीज था। वो बीज दरवाजे के छेदों से हूबहू मेल खाता था।
तो क्या ये असल में आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी के बीज हैं? रूही आखिरकार जवाब दे पाई, मगर फिर भी आह भरी। अगर ऐसा भी है तो हमें कुल 1 लाख बीजों की जरूरत होगी। ये वाकई बहुत बड़ी मात्रा है। अगर हम इन्हें इकट्ठा भी कर लें तो भी हमें ऐसा करने में कई दिन लगेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें आपके आरोहण संप्रदाय के पूर्वज द्वारा छोड़े गए खजाने चाहिए तो हम सिर्फ आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां ही इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ रहकर उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बेचैन आदमी हूँ। अगर खजाने हैं तो मैं उन्हें अपने पास रखने के सुख का आनंद लेना चाहूंगा, नहीं तो मैं हमेशा उनके बारे में चिंता करता रहूंगा। आपकी क्या योजना है? ध्रुव ने पूछा। मैं और क्या कर सकती हूँ? हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे। मेरा बातचीत का ताबीज अपने पास रखना। जब तुम 50,000 आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लो तो मुझसे संपर्क करना। रूही ने ध्रुव की ओर एक बातचीत का ताबीज फेंक दिया। बहुत अच्छा। ध्रुव ने ताबीज को रख लिया और फिर दरवाजे को छिपाने के लिए एक गुप्त आत्मा संरचना बनाई। उसके बाद वे दोनों अलग अलग काम करने लगे और पूरे मन से आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे। हालांकि ध्रुव को अभी तक अंदाजा नहीं था कि आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना कितना मुश्किल था। पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद भी वो केवल 3000 से ज्यादा आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर पाया था। यद्यपि ये गति दूसरे लोगों द्वारा आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई की गति की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन ध्रुव के लिए जिसे 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा करने थे, ये सचमुच बहुत धीमी थी। सौभाग्य से ये फिरमांड औषध उद्यान बहुत विशाल था, नहीं तो ध्रुव को सचमुच चिंता होती कि क्या वो सचमुच 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा कर पाएगा। यावर का रहस्यमय स्थान। ये लड़की, ये संभव नहीं है कि जिस जगह के बारे में उसने बात की थी वहां सचमुच 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां उग रही हों, है ना? जैसे ही उसने यावेर के आत्मविश्वास भरे भाव देखे, ध्रुव उत्साहित होने लगा। यदि यावेर सचमुच ध्रुव को 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी के बीज देने में सक्षम थी तो ये वाकई ध्रुव के लिए एक बड़ी मदद होगी। इसके बाद ध्रुव यावेर का पीछा करने लगा। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी के सामने रुक गए। आसपास देखा, ध्रुव को ये जगह चाहे जिस तरह से भी देखी जाए एक बंद रास्ता ही लगी। मगर इसी समय यावेर में एक जेड पत्थर निकाला और उसे पहाड़ की तलहटी में एक बड़े पत्थर पर रख दिया। ऐसा करते ही एक आत्मा निर्माण द्वार खुल गया और सब कुछ रोशनी से जगमगा उठा। जैसे ही आत्मनिर्माण द्वार खुला, ध्रुव की आंखें चमकने लगी। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गया और उसने ठंडी हवा का एक घूंट लिया। सामने एक विशाल मैदान था जहां हर तरफ सुनहरी और हरी रोशनी फैल रही थी। ये रोशनी उन पौधों से निकल रही थी जो मैदान में दूर दूर तक फैले हुए थे। ये पौधे आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां थी। पहाड़ियों और घाटियों जहां ध्रुव पहले खोज कर रहा था वहां तो मुश्किल से कुछ जड़ी बूटियां मिल रही थी, लेकिन यहाँ ये जगह एक समुद्र की तरह थी जो केवल आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों से भरा था। उनकी गिनती करना असंभव था और उनकी संख्या 1 लाख से कहीं ज्यादा थी। वरिष्ठ भाई ध्रुव, क्या आपको ये जगह पसंद आई? यावेर खुशी से उछल पड़ी। उसकी मासूमियत साफ दिख रही थी। पसंद आई? ये तो शानदार है। ध्रुव अपनी खुशी नहीं छुपा सका। उसने तुरंत रूही को वार्तालाप ताबीज के संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि रूही ने उसे 50,000 बीज इकट्ठा करने के बाद ही संपर्क करने को कहा था। यावेर, तुम सचमुच मेरी बहुत बड़ी मददगार हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। ध्रुव ने अपनी जेब से एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोली निकाली और यावेर को दे दी। ओह, इतनी अच्छी गोली! मैं इतनी बड़ी चीज नहीं ले सकती। यावेर की आंखें चौड़ी हो गई। ले लो, तुम्हें चाहती हो ना? मैं जानता हूं कि तुम एक मेहनती लड़की हो। ये तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। यावेर की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से गोली ले ली और खुशी से कहा, वरिष्ठ भाई ध्रुव, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। ध्रुव तुरंत काम में लग गया। यावेर, जैसा कि तुमने कहा था, मैं सिर्फ बीज लूंगा और मैं सिर्फ उतनी ही आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां तोड़ूंगा जितनी मुझे जरूरत है। ध्रुव ने बिना देर किए जल्दी से उन जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन सभी जड़ी बूटियों में बीज थे और ध्रुव ने जल्दी से 1 लाख बीज इकट्ठा कर लिए। उसे बीज निकालने में मुश्किल से 1 घंटे का समय लगा। जब ध्रुव ने अपने 1 लाख बीज पूरे कर लिए तो उसने तुरंत रूही को वार्तालाप ताबीज से संपर्क किया। चाबियों का इस्तेमाल। फिरमामेंट औषधीय उद्यान में एक अलग जगह पर रूही हैरानी से बीज इकट्ठा कर रही थी जब ध्रुव ने उससे संपर्क किया। छोटी बहन रूही, मैंने बीज इकट्ठा कर लिए हैं, तुम वापस आ जाओ, ध्रुव की आवाज आई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अभी तक 10,000 भी इकट्ठा नहीं किए हैं। इतने कम समय में 1 लाख बीज तुम कैसे इकट्ठा कर सकते हो? रूही हैरान थी। तुम चिंता मत करो, बस वापस आ जाओ। रूही को यकीन नहीं आया, मगर वो जल्दी से उस जगह पर लौट आई जहां उन्होंने दरवाजे को छिपाया था। जब उसने ध्रुव को दरवाजा खोलने की तैयारी करते देखा और ध्रुव के हाथ में बीजों का एक बड़ा ढेर देखा तो रूही की आंखें फटी रह गईं। ध्रुव, तुमने ये सब कैसे किया? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए यावेर की कहानी सुनाई।
मगर उसने आत्मा पंख वाले कीट के बारे में नहीं बताया। तो ऐसी बात है, ये लड़की सचमुच दयालु है और तुम सचमुच भाग्यशाली हो। रूही ने याओ एर की तारीफ की और फिर उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। तो अब क्या हम इसे खोल सकते हैं? हाँ, अब बस एक ही काम बाकी है। ध्रुव ने एक एक करके 1 लाख बीजों को दरवाजे की 1 लाख छेदों में डालना शुरू कर दिया। हालांकि ये 1 लाख छेद थे, ध्रुव की शक्ति बहुत तेज थी और वो एक बार में 100 से ज्यादा बीज सही जगह पर डाल रहा था। रूही ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे के सभी 1 लाख छेदों में बीज भर गए। भनभनाहट। जैसे ही अंतिम बीज अपनी जगह पर गया, दरवाजा अचानक तेजी से कांपने लगा। उस पर बने प्रतीक और चिन्ह चमकने लगे और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसके अंदर चारों ओर एक तेज सुनहली रोशनी फैल रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल के लिए ध्रुव और रूही को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोल पाए तो उन्होंने देखा कि कमरा खाली नहीं था। बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था और उस चबूतरे पर 3 सुनहरी चीजें रखी थी, जिनसे इतनी तेज रोशनी निकल रही थी। ये तो पूर्वज का खजाना है, रूही ने खुशी से चिल्लाकर कहा। तीनों चीजों में एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा था, एक सुंदर जेठ से बना चाबुक था और सुनहरी आभा वाली छोटी चमकदार मूर्ति थी। खजाने को देखकर ध्रुव और रूही दोनों के चेहरे पर खुशी और उत्साह छा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मेहनत रंग लाई है। 1 लाख चाबियां? ये शब्द सुनकर रूही को बहुत बड़ा झटका लगा। 1 लाख की गिनती की बात तो अलग है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि चाबियां कहाँ मिलेंगी। ये ना जानते हुए कि उन्हें कहाँ ढूंढना है, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, ये सचमुच एक नामुमकिन काम था। आरोहण संप्रदाय का पूर्वज सचमुच नीच है। क्या ये साफ तौर पर हम उसके वंशजों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए नहीं है? अगर वो हमारे लिए कुछ छोड़ना चाहता था तो क्या वो सीधे ऐसा नहीं कर सकता था? हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए उसे इतना लंबा रास्ता क्यों लेना पड़ा? इस समय जब रूही, जो हमेशा शांत रहती थी, वो शिकायत करने लगी। शांत हो जाओ। हाँ, ये सच है कि 1 लाख चाबियां बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इन चाबियों को इकट्ठा करने का एक फायदा भी है, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। एक और फायदा? ध्रुव, तुम्हारा क्या मतलब है? रूही ने पूछा। छोटी बहन रूही, इन चाबी के छेदों को ध्यान से देखो, क्या ये इससे बिल्कुल मेल नहीं खाते? ध्रुव ने यह कहते हुए एक आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी निकाली। आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी के बीच में एक बीज था। वो बीज दरवाजे की छेदों से बिल्कुल मेल खाता था। तो क्या ये असल में आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी के बीज हैं? रूही आखिरकार जवाब दे पाई, मगर फिर भी उसने आह भरी। अगर ऐसा भी है तो हमें कुल 1 लाख बीजों की जरूरत होगी। ये वाकई बहुत बड़ी मात्रा है। अगर हम इन्हें इकट्ठा भी कर लें तो भी हमें ऐसा करने में कई दिन लगेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें आपके आरोहण संप्रदाय के पूर्वज द्वारा छोड़े गए खजाने चाहिए तो हम सिर्फ आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां ही इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे भी मैं यहां रहकर उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बेचैन आदमी हूं। अगर खजाने हैं तो मैं उन्हें अपने पास रखने का सुख का अनुभव करना चाहूंगा, नहीं तो मैं हमेशा उनके बारे में चिंता करता रहूंगा। आपकी क्या योजना है? ध्रुव ने पूछा। मैं और क्या कर सकती हूँ, हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे। मेरा बातचीत का ताबीज अपने पास रखना। जब तुम 50,000 आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लो तो मुझसे संपर्क करना। रूही ने ध्रुव की ओर एक बातचीत का ताबीज फेंक दिया। बहुत अच्छा। ध्रुव ने ताबीज को रख लिया और फिर दरवाजे को छिपाने के लिए एक गुप्त आत्मा संरचना बनाई। उसके बाद वे दोनों अलग अलग काम करने लगे और पूरे मन से आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे। हालांकि ध्रुव को अभी भी अंदाजा नहीं था कि आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना कितना मुश्किल था। पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह केवल 3000 से ज्यादा आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां ही इकट्ठा कर पाया था। यद्यपि ये गति दूसरे लोगों द्वारा आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई की गति की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन ध्रुव के लिए, जिसे 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा करने की जरूरत थी, ये सचमुच बहुत धीमी थी। सौभाग्य से ये फिरामेंट औषध उद्यान बहुत विशाल था, नहीं तो ध्रुव को सचमुच चिंता होती कि क्या वह सचमुच 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा कर पाएगा। याओ और का रहस्यमय स्थान। ध्रुव का याओ और से मिलना, यह हिस्सा पिछले भाग में हो चुका है, इसलिए मैं सीधे अगले दृश्य पर जाता हूं। ध्रुव याओ और का पीछा करने लगा। आखिरकार वे एक पहाड़ की तलहटी के सामने रुक गए। आसपास देखा तो ध्रुव को यह जगह, चाहे जिस तरह से भी देखी जाए, एक बंद रास्ता ही लगी। मगर इसी समय याओवर ने एक जेट पत्थर निकाला और उसे पहाड़ की तलहटी में एक बड़े पत्थर पर रख दिया। ऐसा करते ही एक आत्मा निर्माण द्वार खुल गया और सब कुछ रोशनी से जगमगा उठा।
जैसे ही आत्मनिर्माण द्वार खुला, ध्रुव की आंखें चमकने लगी। ये कोई साधारण आत्मनिर्माण सुरंग नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी। पता चला कि ये पहाड़ असल में पहाड़ ही नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय गुप्त आत्मा संरचना थी। ये असली भी थी और नकली भी। पहाड़ के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खाली था। ध्रुव पहाड़ के अंदर था और जो कुछ भी था उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे नीला आकाश और सफेद बादल दिखाई दिए। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके आकाश के दृश्य को रोक रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ को ढकने वाले पत्थर और पेड़ वहां थे ही नहीं। जब उसने आगे देखा तो उसके सामने एक विशाल असीम भूमि दिखाई दी जो आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि अवाक रह जाना मुश्किल था। शुरुआती अंदाजे के अनुसार ये संख्या कम से कम कई करोड़ होगी। ये जगह मानो आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों का सागर थी। ध्रुव को आखिरकार समझ आ गया कि याओर को इतना भरोसा क्यों था। उसे जिन 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों की जरूरत थी, वे यहां मौजूद सभी आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के सामने बस एक छोटा सा हिस्सा थे। वरिष्ठ भाई ध्रुव, क्या ये जगह आपको पसंद आई? याओर खुशी से उछल पड़ी। उसकी मासूमियत साफ दिख रही थी। पसंद आई? ये तो शानदार है। मैं अपनी खुशी नहीं छिपा सकता। याओर, तुम सचमुच मेरी बहुत बड़ी मददगार हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। ध्रुव ने अपनी जेब से एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोली निकाली और याओर को दे दी। ले लो, तुम ये चाहती हो, है ना? मैं जानता हूं कि तुम एक मेहनती लड़की हो। ये तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। याओर की आंखें चमकने लगी और उसने जल्दी से गोली ले ली और खुशी से कहा, वरिष्ठ भाई ध्रुव, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। याओर, उस बुजुर्ग का नाम क्या है जिसके बारे में तुमने बात की थी? उसने इस जगह पर इतनी सारी फिरामेंट औषधीय जड़ी बूटियां कैसे उगाई? बुजुर्ग ने याओर को अपने बारे में कुछ भी कहने नहीं दिया। दरअसल याओर को भी बुजुर्ग का नाम नहीं पता। याओर को बस इतना पता है कि बुजुर्ग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। याओर ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह, उस स्थिति में याओर, क्या सभी बाघ देखने वालों को इस जगह के बारे में पता है या सिर्फ तुम्हें ही पता है? अरे, सिर्फ याओर ही इस जगह के बारे में जानता है। बाघ के पहरेदारों में से सिर्फ याओर को ही यहां आने की इजाजत है। याओर ने कुछ भी नहीं छिपाया। तो यही बात है। ध्रुव को और भी यकीन हो गया कि यह कोई छिपी हुई जगह है और इसका प्रभारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बड़े भाई चूफन, आगे बढ़ो और यहाँ बीज इकट्ठा करो। बड़े ने कहा है कि आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज बेकार हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ से सारे बीज भी ले जाओ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर तुम आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां तोड़ोगे तो यह संख्या 100 तक ही सीमित रहेगी। याओर ने उसे याद दिलाया। याओर, क्या तुम बाहर जाने वाली हो? माँ, याओर को औषधि उद्यान की देखभाल करने और खरपतवार हटाने के लिए वापस लौटना होगा। यह याओर का काम है, इसलिए वह देर नहीं कर सकती। याओर उस प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी जहां से वे अंदर आए थे। वो लड़की सचमुच बहुत भोली है। उसने सचमुच पर पूरे दिल से विश्वास किया था। ध्रुव मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। ध्रुव तुरंत काम में लग गया। उसने अपनी हथेलियों को एक दूसरे के खिलाफ रखा और एक विचार के साथ प्रकाश की अनगिनत किरणें पैदा की जो खिलते हुए फूलों की तरह उसके शरीर से बाहर निकल गई। ये किरणें छोटे छोटे हाथों में बदल गई जो सटीक और चतुराई से अलग अलग आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के ऊपर उतरी। ये छोटे हाथ केवल आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों को पकड़ रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे और फिर अन्य आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों की ओर बढ़ रहे थे। ध्रुव ने बिना देर किए जल्दी से उन जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे बीज निकालने में मुश्किल से 1 घंटे का समय लगा। बैंगनी गैसों का अंत। इसी समय फिरामेंट औषध उद्यान के एक अलग क्षेत्र में एक डरावना दृश्य घटित हो रहा था। इस क्षेत्र में बैंगनी रंग की गैसों की परत बर परत लहरा रही थी, मानो चमगादड़ आकाश को ढक रहे हों। एक असीम शक्तिशाली आभा गैसों के बीच तबाही मचा रही थी। गैसों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, साथ ही अनगिनत लाल रंग की आंखें दिखाई दे रही थीं। ये गैसें साधारण नहीं थी, बल्कि ये गैसें थी जिनमें जीवन था, रक्त चूसने वाले राक्षसों की तरह। 4 लोग वास्तव में गैसों के बीच में घुटने टेक रहे थे। ये चारों आदमी वही थे जो पहले याओर को धमका रहे थे और फिर ध्रुव ने उन्हें भगा दिया था। वे चारों डरे हुए, पसीने और आंसुओं से सने चेहरे के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, बेकाबू होकर कांप रहे थे। कृपया हमें छोड़ दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। वे चारों जोर जोर से विनती कर रहे थे।
जी 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 जी। अचानक बैंगनी रंग की गैसें विस्फोटक रूप से आगे की ओर उछली और किसी राक्षस के मुंह की तरह उसने सीधे चारों आदमियों को निगल लिया। आह आह आह! इस क्षण बैंगनी रंग की गैसों से लगातार दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। उन चीखों का जवाब सिर्फ गैसों की अजीब सी आवाज के साथ साथ उनकी मांसपेशियों के फटने और उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज थी। काफी देर बाद चीखें आखिरकार रुक गईं और बैंगनी रंग की गैसें बिखरने और गायब होने लगी। उन चारों आदमियों के लिए सिर्फ 4 जोड़ी खून से रंगे कपड़े बचे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वे पूरी तरह से मर चुके थे, वो भी इंतहाई दर्दनाक तरीके से। जियांग फुरोंग का रहस्य। ध्रुव को इस बात की खबर नहीं थी कि उन चारों आदमियों के साथ क्या हुआ था। अपनी असाधारण विधियों का उपयोग करके उसने कुछ ही समय में 1 लाख आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीज इकट्ठा कर लिए। हालांकि ध्रुव ने अपनी जरूरत के बीज तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसके पास इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह गुप्त आत्मा संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि उसे याओर जैसी चाबी के बिना बाहर नहीं निकलना आता था। 4 घंटे बाद याओर फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, वरिष्ठ बहन फुरोंग। ये महिला साइमवुड पर्वत की एक मुख्य शिष्या थी। उसका फिगर बहुत ही आकर्षक था और उसके शरीर के कर्व्स भी बहुत अच्छे थे। साथ ही एक अनोखी खुशबू भी थी। उसके चेहरे पर एक धुंधला कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। चूफिंग एक नजर में ही बता सकता था कि वो एक मनमोहक, सेक्सी किस्म की खूबसूरत औरत है। वरिष्ठ भाई चूफिंग, मैं आपको परिचय कराता हूँ, ये वरिष्ठ बहन फुरोंग है। याओर की मदद करने के लिए धन्यवाद। महिला की आंखें सिकुड़ गईं और उसने चूफिंग की ओर कोमलता से देखा और सिर हिलाकर हां कर दी। इसके बाद उस महिला ने कमल जैसे कदमों से आकाशीय औषधियों के उस सागर के केंद्र की ओर चल पड़ी और पालथी मारकर बैठ गई। याओर, क्या ये वरिष्ठ बहन फुरोंग भी तो ही ऐसी हैं जिन्होंने पहले आपकी मदद की है? ध्रुव ने पूछा। माँ, बड़ी बहन फुरोंग भी बड़े भाई चूफिंग जैसी ही हैं। वो भी एक दयालु इंसान है। हालांकि वो यहाँ आकाशीय औषधियां इकट्ठा करने नहीं आई हैं, बल्कि वो यहाँ आंखें बंद करके आराम करने आई हैं, याओर ने उत्तर दिया। ओह, इतना लंबा? वो लगभग हर महीने एक बार यहाँ आती हैं और पूरा दिन और रात आंखें बंद करके आराम करती हैं। ये देखकर ध्रुव को वो अजीब लगा, मगर उसने सोचा कि हर कोई अलग होता है। ये अनुभूति। ठीक इसी क्षण ध्रुव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि बड़ी बहन फुरोंग के शरीर से निराकार तरंगे की कई परतें फैल रही थी, जो औषधीय जड़ी बूटियों के पूरे महासागर को ढक रही थी। जब निराकार तरंगे वापस लौटी, तो वे अपने साथ आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों से निकली ऊर्जा को ही अवशोषित कर रही थी। वो आंखें बंद करके आराम नहीं कर रही है, इसके बजाय वो यहाँ प्रशिक्षण के लिए फिर्मेमेंट औषधीय जड़ी बूटियों की ऊर्जा उधार ले रही है। ध्रुव ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को वरिष्ठ बहन फुरोंग के शरीर में समाहित करने की कोशिश की, मगर उसके शरीर से एक बहुत शक्तिशाली लहर निकली और ध्रुव की आत्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से पीछे हटा दिया। उसी समय उस वरिष्ठ बहन फुरोंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और चूफेंग को देखा। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं दिखा, बल्कि उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपनी ट्रेनिंग में लग गई। हाँ, लगता है ये साइनवुड पर्वत वाकई दिलचस्प है। ध्रुव को पूरा यकीन था कि इस बड़ी बहन फुरोंग की साधना उससे और डुमान से भी कहीं ज्यादा है। याओर, मैंने बीज इकट्ठा करना पहले ही पूरा कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। याओर ने हैरानी से पूछा, तुमने बीज इकट्ठा कर लिए इतनी जल्दी? ठीक है बड़े भाई चूफेंग, भविष्य में जब भी समय मिले याओर से जरूर मिलना। यह कहते हुए याओर ने जेड पत्थर निकाला और ध्रुव के लिए रास्ता खोल दिया। चाबियों का इस्तेमाल। फिर्मामेंट औषध उद्यान से निकलने के बाद ध्रुव उस तय स्थान पर पहुंचा और रूही को वार्तालाप ताबीज से पुकारा। चूफेंग, मुझे इतनी जल्दी ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? क्या कुछ हुआ है? रूही ने शिकायत भरे स्वर में पूछा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ध्रुव ने इतने कम समय में 1 लाख बीज इकट्ठा कर लिए होंगे। स्वाभाविक रूप से मैंने आपको इसलिए बुलाया था ताकि हम ये द्वार खोल सकें, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ माय गॉड, ये! जब उसने दरवाजे पर लगे लाखों ताले आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों से भरे हुए देखे तो रूही पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। आप कह सकते हैं कि मेरी मुलाकात एक परोपकारी से हुई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए याओर से मुलाकात और यहाँ तक कि बड़ी बहन फुरोंग से हुई मुलाकात के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत बड़ी है। चू फेंग की व्याख्या सुनने के बाद रूही के चेहरे पर हैरानी का भाव काफी कम हो गया। मेरे अच्छे नैतिक गुणों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ध्रुव आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, ओह, ये सही है। छोटी बहन रूही, क्या तुमने कभी इस बड़ी बहन फुरोंग के बारे में सुना है? तुम्हारे वर्णन के अनुसार ये बड़ी बहन फुरोंग किसी इंसान जैसी दिखती है। हालांकि अगर वो सचमुच वही थी तो ये सचमुच विनाशकारी होगा।
रूही ने कहा। कौन? ध्रुव ने पूछा। सियानवुड उत्तराधिकार सूची में एक महिला का नाम है, उसका नाम जियांग फुरोंग है। जियांग फुरोंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक दिव्य शरीर है और सियानवुड पर्वत के एक प्रबंधन गुरु की शिष्या हैं। मात्र 12 वर्ष की आयु में वे एक मुख्य शिष्या बन गईं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने राजकुमारी प्रभाग की स्थापना की। वर्तमान में उनका प्रभाग मुख्य प्रभाग के शाखा शक्ति संगठनों में तीसरे स्थान पर है। न सिर्फ उनका संगठन अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत शक्ति भी निस्संदेह शक्तिशाली है। वर्तमान में उन्हें सियानवुड उत्तराधिकार सूची में तीसरा स्थान प्राप्त है और सियानवुड पर्वत के करोड़ों शिष्यों में वे सबसे शक्तिशाली महिला शिष्या हैं। रूही ने गंभीरता से समझाया। ध्रुव ने रूही की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो महत्वाकांक्षा और दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। उसे यकीन था कि रूही जियांग फुरोंग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। मैं सचमुच कभी उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ बहन फुरोंग इतनी शक्तिशाली होंगी, ध्रुव ने प्रशंसा के साथ आह भरी। ध्रुव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जिस महिला से मुलाकात की थी वो जियांग फुरोंग ही थी? रूही ने पूछा। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति डूमान से कहीं ज्यादा थी और उसमें सियानवुड उत्तराधिकार सूची में शामिल होने लायक ताकत थी। जब तक कुछ असामान्य न हो, मुझे लगभग पूरा यकीन है कि वो जियांग फुरोंग ही होंगी, ध्रुव ने जवाब दिया। वे पहले से ही एक दिव्य शरीर हैं, फिर भी उन्हें कुछ खास प्रशिक्षण की जरूरत क्यों होगी? आखिर इस आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी का और क्या उपयोग है? रूही ने एक आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी निकाली और उसे ध्यान से देखने लगी। छोड़ो अब और इसे समझने की कोशिश मत करो। मैं आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों की बहुत देर से जांच कर रहा हूं, मगर मुझे उनमें कुछ खास नहीं मिला। आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों का असली उपयोग क्या है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ जियांग फुरोंग और सियानवुड पर्वत के कुछ बुजुर्ग ही जानते होंगे। ध्रुव ने ये शब्द कहते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई आकाशीय औषधीय जड़ी बूटी से बीज निकाल लिया। हालांकि इस दरवाजे पर ज्यादातर चाबी के छेद ध्रुव ने बीजों से भर दिए थे, मगर एक छेद ऐसा था जिसे ध्रुव ने जानबूझकर खाली छोड़ दिया था। ध्रुव का मानना था कि जैसे ही सारे छेद भर जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। धमाका! जैसे ही ध्रुव ने अपने हाथ में पकड़े हुए बीज को आखिरी छेद में डाला, दरवाजे से एक धीमी आवाज निकलने लगी। इसके तुरंत बाद दरवाजे से धातु के टकराने जैसी आवाजें आने लगी। इन आवाजों के साथ दरवाजे के बीचों बीच एक अनियमित दरार दिखाई दी। ये दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ध्रुव ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, हे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आरोहण संप्रदाय के पूर्वज अब हमारे साथ खेलना बंद करेंगे। हाँ, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि पूर्वज द्वारा छोड़ी गई चीजें इसी दरवाजे के पीछे होंगी। मुझे और मुश्किलों का सामना नहीं करना है। रूही भी ध्रुव की बात का मतलब समझ गई थी। इस पल उनकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद भरी हुई थी। जब दरवाजा पूरी तरह से खुला तो एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसके अंदर चारों ओर एक तेज सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था और उस चबूतरे पर 3 सुनहरी चीजें रखी थीं, जिनसे इतनी तेज रोशनी निकल रही थी। ये तो पूर्वज का खजाना है, रूही ने खुशी से चिल्लाकर कहा। तीनों चीजों में एक पुराना मोड़ा हुआ नक्शा था, एक सुंदर जेड से बना चाबुक था और एक सुनहरी आभा वाली छोटी चमकदार मूर्ति थी। खजाने को देखकर ध्रुव और रूही दोनों के चेहरे पर खुशी और उत्साह छा गया। खजानों का बंटवारा। दोनों जल्दी से चबूतरे की ओर बढ़े। खजाने के इतने करीब आकर वे अपनी धड़कनें साफ महसूस कर पा रहे थे। ध्रुव ने सबसे पहले मुड़े हुए नक्शे को उठाया। वो नक्शा बहुत पुराना लग रहा था और उसे ध्यान से खोलने पर ध्रुव को पता चला कि ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। ये एक जटिल आत्मा संरचना का डिजाइन था, जिसमें अनगिनत बारीक रेखाएं और प्रतीक बने थे। ये एक आत्मा निर्माण का नक्शा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा निर्माण का डिजाइन लगता है, ध्रुव ने आश्चर्य से कहा। यह डिजाइन इतना जटिल था कि ध्रुव को इसे पूरी तरह समझने में काफी समय लगेगा। रूही ने जेड से बने चाबुक को उठाया। चाबुक पूरी तरह से जेड से बना था और उसके हैंडल पर जटिल नक्काशी की गई थी। छूने पर वो ठंडा और चिकना महसूस होता था और उसमें एक प्राचीन शक्तिशाली आभा थी। ये जेड चाबुक किसी युद्ध कौशल के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार लगता है, लेकिन ये भी किसी आत्मसंरचना का हिस्सा हो सकता है, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। आखिर में ध्रुव ने सुनहरी आभा वाली छोटी मूर्ति को उठाया। मूर्ति एक छोटे से अजगर जैसी लग रही थी, जो अपने पंखों को फैलाने की तैयारी कर रहा था। ये मूर्ति साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उसे छुआ, एक गर्म ऊर्जा लहर उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। इस मूर्ति में एक खास ऊर्जा है, ये अभ्यास करने में मदद कर सकती है,
ध्रुव ने महसूस किया कि ये मूर्ति किसी की शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम थी। ध्रुव, अब हमें तय करना होगा कि इन खजानों का क्या करना है। रूही ने तीनों खजानों को देखा। हम दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए मिलकर काम किया, तो हमें इन्हें आपस में बांटना चाहिए। हाँ, ध्रुव ने सहमति जताई। चूंकि ये 3 चीजें हैं और हम 2 लोग हैं, इसलिए हमें एक चीज को छोड़कर बाकी दोनों को चुनना होगा। मैं नक्शे और मूर्ति को चुनता हूं। नक्शा मेरी आत्मा निर्माण की तकनीकों को बढ़ाएगा और मूर्ति मेरी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। ध्रुव ने तुरंत फैसला कर लिया। रूही थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि ध्रुव चाबुक को चुनेगा। उसने कहा, ठीक है, तो मैं इस जेड चाबुक को लेती हूं और नक्शे और मूर्ति को आप रखें। इस तरह उन्होंने तीनों खजानों को आपस में बांट लिया। रूही ने चाबुक को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, जबकि ध्रुव ने नक्शे और मूर्ति को अपने ब्रह्मांडीय थैले में सुरक्षित रख लिया। अब जब खजाना मिल गया था, तो उनके पास यहां रहने का कोई और कारण नहीं था। ध्रुव ने जल्दी से कमरे का निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई और सुराग है। यहां एक और संदेश है। ध्रुव ने चबूतरे के नीचे एक और जेड स्लिप यानी पर्ची देखी। उसने उसे उठाया और उसे रूही को दे दिया। रूही ने स्लिप को ध्यान से पढ़ा। उस पर आरोहण संप्रदाय के पूर्वज का एक और संदेश लिखा था। ये खजाना केवल एक शुरुआत है। वास्तविक खजाना स्वर्गीय मार्ग में छिपा है। यदि तुम उस मार्ग को ढूंढ पाओ, तो तुम्हें मेरे द्वारा छोड़ी गई अंतिम और सबसे बड़ी विरासत मिलेगी। उस तक पहुंचने का पहला संकेत नक्शे में है। स्वर्गीय मार्ग? ये सुनकर ध्रुव और रूही दोनों की आंखें फिर से चमक उठी। दोनों की उत्सुक निगाहों के सामने दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसी पल उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया उभर आई। ये एक कमरा था। हालांकि ये किसी महल के हॉल जैसा ज्यादा लग रहा था। एक ऐसा महल हॉल जो बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी असाधारण रूप से शानदार था। इस महल के हॉल की दीवारें ना तो सोने की थी, ना ही चांदी की। वे असल में क्रिस्टल से बनी थीं। और तो और क्रिस्टल से बनी होने के बावजूद वो कोई साधारण क्रिस्टल नहीं थे। हालांकि वे चमकदार थे, लेकिन आंखों को चौंधियाने के लिए काफी नहीं थे। उन क्रिस्टलों से जो अकेली अनुभूति होती थी, उसे एक शब्द में बयां किया जा सकता है, अद्भुत। महल के हॉल में रखी चीजें ध्रुव और रूही दोनों को हैरान करने के लिए काफी थीं। वहां तरह तरह के आकार और साइज के फल थे। कुछ आम जैसे दिख रहे थे, कुछ सेब जैसे, और कुछ तो तरबूज जितने बड़े भी थे। हालांकि उनमें से कोई भी साधारण फल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे न सिर्फ अलग अलग रंगों की रोशनियों से चमक रहे थे, बल्कि उनमें अत्यंत सघन प्राकृतिक ऊर्जा भी थी। प्राकृतिक ऊर्जाओं की बात करें तो उनमें सबसे सघन थी मार्शल ऊर्जा। ये कोई साधारण मार्शल ऊर्जा नहीं थी, ये राजा स्तर की मार्शल ऊर्जा थी। ये सभी फल साधना के संसाधन, प्राकृतिक खूबियां थीं। कितनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक फल! इस समय सिर्फ ध्रुव ही नहीं, बल्कि रूही भी खुशी से भर उठी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पैसे या कीमती चीजों की नहीं, बल्कि प्राकृतिक फलों की जरूरत थी जो उनके अभ्यास में सहायता कर सकें। ये वाकई बहुत बढ़िया है। ये प्राकृतिक फल, ये सभी राजा स्तर की मार्शल औषधि होनी चाहिए, है ना? ध्रुव ने प्रशंसा से हंसते हुए कहा। ये न सिर्फ राजा स्तर की मार्शल औषधियां हैं, बल्कि ये उच्च गुणवत्ता वाली राजा स्तर की मार्शल औषधियां हैं। हालांकि इनमें राजा स्तर की मार्शल ऊर्जाएं बहुत सघन हैं, फिर भी ये ऊर्जाएं बहुत भयंकर नहीं हैं। इस वजह से इन्हें शोधित करना बहुत आसान होगा। हम मार्शल राजाओं के लिए ये सबसे मूल्यवान साधना संसाधन है, रूही ने जवाब दिया। वूश! ठीक उसी समय जब रूही बोल रही थी, ध्रुव अचानक हिल गया। एक खींचने वाली शक्ति तेजी से फूटी और अनगिनत राजा स्तर की मार्शल औषधियां हवा में तैरने लगीं। आखिरकार वे सभी ध्रुव के ब्रह्मांडीय थैले में समा गईं। हालांकि ध्रुव ने सारी दवाएं नहीं लीं। उसने महल के हॉल में मौजूद राजा स्तर की मार्शल औषधियों में से सिर्फ आधी ही ली थीं। आधी अभी भी बची हुई थीं। आधा आधा, कोई शिकायत नहीं है ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे इरादे बिल्कुल ऐसे ही हैं, रूही हल्के से मुस्कुराई। उसके बाद उसने भी एक ब्रह्मांडीय थैला निकाला। ध्रुव की तरह उसने भी अपने ब्रह्मांडीय थैले में राजा स्तर की शेष मार्शल औषधियां भरनी शुरू कर दी। हालांकि ध्रुव को इस तरह की साधना संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर भी जब ध्रुव ने रूही को बची हुई राजा स्तर की मार्शल औषधियों को अपने ब्रह्मांडीय थैले में इकट्ठा करते देखा, तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पहला कारण, ये वाकई रूही की हकदार थीं। आखिर ये चीजें मूल रूप से आरोहण संप्रदाय के पूर्वज ने आरोहण संप्रदाय के वंशजों के लिए छोड़ी थीं। ध्रुव आरोहण संप्रदाय का वंशज नहीं था, इस वजह से इसका आधा हिस्सा पाना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा फायदा था। इसके अलावा ध्रुव रूही की खुशी भरी प्रतिक्रिया से समझ गया कि उसे भी इन साधना संसाधनों की बहुत जरूरत है।
नहीं तो उसके शांत स्वभाव को देखते हुए उसका इतना उत्साहित होना नामुमकिन था। इस वजह से ध्रुव ने सोचा कि उसे उसका हिस्सा लेने देना चाहिए। आकाशीय दृढ़ धातु, यही है। लेकिन ठीक इसी पल ध्रुव की आंखें चमक उठीं। फिर वह हैरान रह गया। रूही ने जब बची हुई राजा स्तरीय मार्शल औषधियों को अपने ब्रह्मांडीय थैले में इकट्ठा किया तो महल के हॉल में कुछ और चीजें बची हुई थीं। महल के हॉल के बीचों बीच 3 वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। वे तीनों वस्तुएं स्टील की लग रही थीं, लेकिन उनकी बनावट असामान्य थी। तीनों आयताकार 2 फुट मोटी, 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी थीं। उन्हें वहां व्यवस्थित ढंग से रखा गया था। ध्रुव एक ही नजर में बता सकता था कि भले ही ये तीनों चीजें स्टील की हों, लेकिन ये कोई आम स्टील नहीं थी। हालांकि इनमें से कोई अनोखी चमक नहीं निकल रही थी और इन्हें वहां रखे जाने पर ये बेकार लग रहे थे। ध्रुव को आभास हो गया कि ये स्टील के टुकड़े कभी खत्म न होने वाले थे। ये बस बेहद मजबूत थे। मगर ध्रुव को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि स्टील के इन 3 टुकड़ों में असल में कुछ और था। में जीवन समाहित था, मानो इनमें आत्मा हो। ये क्या है? तभी रूही ने भी उन्हें देखा, और तो और वह उन 3 स्टील जैसी चीजों से पहले पहुंच गई थी। उसने हैरानी से कहा, इन पर कुछ शब्द लिखे हैं। ओह! ये शब्द सुनकर ध्रुव भी तेजी से उन 3 स्टील जैसी चीजों की ओर बढ़ा। तभी उसे पता चला कि उन 3 स्टील के टुकड़ों पर वाकई कुछ लिखा हुआ था। आकाशीय दृढ़ धातु, फर्मेंट अडामेंटाइन मेटल। मूल रूप से अडामेंटाइन मेटल जमीन की गहराई में दबे हुए थे। हजारों वर्षों तक आकाशीय ऊर्जा को सोखने के कारण वे आखिर में आकाशीय दृढ़ धातु में बदल गए। आकाशीय दृढ़ धातु का पूरा शरीर अविनाशी है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भेदने में सक्षम है। ये दुनिया के दुर्लभ स्टील्स में से एक है और इसे शाही हथियारों की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाशीय दृढ़ धातु को एक अमूल्य खजाना माना जा सकता है। यदि मेरे संप्रदाय का कोई वंशज इन्हें प्राप्त करता है तो उसे इन्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए, न ही इन्हें बेचना चाहिए। वे इनका उपयोग केवल अपने लिए ही कर सकते हैं। यदि इन धातुओं का उपयोग उनके जीवन काल में नहीं किया जा सकता है तो इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा जाना चाहिए, न कि बेकार में बर्बाद किया जाना चाहिए। ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली थे। ये साफ था कि जिस व्यक्ति ने ये शब्द लिखे थे उसकी साधना बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि ऐसा होने पर भी ये शब्द आकाशीय दृढ़ धातु पर केवल ऊपरी तौर पर लिखे गए थे, गहराई से खोदे नहीं गए थे। इससे ये कहा जा सकता है कि आकाशीय दृढ़ धातु के ये टुकड़े वास्तव में अविनाशी थे और दुर्लभ खजाने थे। ये वास्तव में शाही हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खजाने हैं। जब ध्रुव को धातु के इन 3 टुकड़ों की उत्पत्ति का पता चला तो वह अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। ये धातु के टुकड़े उन राजा स्तर की मार्शल औषधियों से कहीं ज्यादा कीमती थे जो उसने और रूही ने इकट्ठी की थी। दूसरे शब्दों में आकाशीय दृढ़ धातु के ये टुकड़े ही असली खजाने थे जिन्हें आरोहण संप्रदाय के पूर्वज अपने वंशजों के लिए छोड़ना चाहते थे। आखिर शाही आयुध बहुत असाधारण थे। शाही आयुधों से जुड़ी कोई भी चीज अनगिनत विशेषज्ञों को अपनी ओर आखींच सकती थी। शाही आयुधों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधारभूत सामग्रियों के लिए तो ये और भी जरूरी था। भनभनाहट। ठीक इसी पल रूही अचानक हिली। अपने ब्रह्मांडीय थैले का इस्तेमाल करके उसने सीधे आकाशीय दृढ़ धातु का एक टुकड़ा उसमें समाहित कर लिया। उसके बाद उसने जमीन पर पड़े आकाशीय दृढ़ धातु के 2 बचे हुए टुकड़ों को देखा, फिर ध्रुव की ओर मुड़कर कहा, पूर्वजों के इरादे बहुत साफ हैं। वो चाहते थे कि उनके वंशज इस आकाशीय दृढ़ धातु का इस्तेमाल शाही हथियार बनाने में कर सकें। हालांकि अगर उनके वंशज शाही हथियार बनाने में असमर्थ थे तो वो चाहते थे कि वो इन अमूल्य खजानों को बर्बाद न करें, लेकिन इन्हें बेचना भी मना था और इन्हें आरोहण संप्रदाय के वंशजों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। क्या आप मेरे आरोही संप्रदाय के पूर्वज द्वारा रखे गए अनुरोधों को पूरा करने में सक्षम हैं? मैं निश्चित रूप से आरोही संप्रदाय के पूर्वज की उम्मीदों पर खरा उतरने से असफल नहीं होऊंगा, ध्रुव ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। ऐसी स्थिति में इन शेष 2 को आप दोनों ले जा सकते हैं। रूही ने ये शब्द कहे और फिर महल के हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। छोटी बहन रूही, क्या तुम्हें यकीन है तुम मेरे लिए 2 छोड़ने वाली हो? ये तो ठीक नहीं है ना? ध्रुव हैरान रह गया। अगर रूही मुझे एक खजाना देती तो वह पहले से ही उसके प्रति बहुत सम्मान दिखाती, मगर उसने मुझे 2 देने का फैसला किया। इस वजह से ध्रुव सचमुच विनम्र हो गया। मुझे इस समय सबसे ज्यादा साधना संसाधनों की जरूरत है। हालांकि आकाशीय दृढ़ धातु के ये टुकड़े कीमती हैं, मगर मेरे लिए एक काफी है। रही बात उन 2 की, तो उन्हें तुम ही ले लो। तुम्हारी आत्म संरचना की तकनीकें मुझसे कहीं ज्यादा हैं। उसमें तुम्हारी भविष्य की सफलताएं निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा होंगी। मुझे यकीन है कि देर सवेर तुम आकाशीय दृढ़ धातु के इन टुकड़ों का इस्तेमाल कर ही लोगे।
इसके अलावा इस जगह को ढूंढने में तुम्हारा योगदान मेरे योगदान से कहीं ज्यादा था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे शायद इस महल के हॉल को देखने का मौका भी नहीं मिलता। खजाने प्राप्त करना तो दूर की बात है, हर लिहाज से तुम्हें मुझसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, रूही ने कहा। रूही की बात सुनने के बाद ध्रुव ने राहत भरी मुस्कान दी। चूंकि रूही ने पहले ही ऐसे बोल दिया था, अगर ध्रुव शालीनता दिखाते हुए मना करता तो यह उसकी गलती होती। इस तरह ध्रुव ने बचे हुए 2 आकाशी दृढ़ धातुओं के टुकड़े ले लिए। आकाशी ऊर्जा, क्या यह आकाशी औषधीय जड़ी बूटियों से जुड़ी हो सकती है? इस पल ध्रुव के मन में एक और सवाल उठा, मगर यह सिर्फ एक सवाल था। ध्रुव ने इस पर ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पहले ही अपना हिस्सा मिल चुका था। जिन चीजों के लिए वे यहाँ आए थे, उन्हें प्राप्त करने के बाद ध्रुव और रूही बिना किसी देरी के फिर्मामेंट औषध उद्यान से चले गए। इस बार उन दोनों को जो हासिल हुआ वह वाकई बहुत ज्यादा था। हालांकि फिर्मामेंट औषध उद्यान से निकलने के बाद वे तुरंत अपने घरों को नहीं लौटे। इसके बजाय वे एक बार फिर मिशन प्लाजा लौट आए। वे मिशन प्लाजा में केवल मिशन प्लेटें लौटाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे अपने पास मौजूद आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों को भुनाने भी आए थे। यद्यपि ध्रुव ने दरवाजा खोलने के लिए 1 लाख बीजों का उपयोग किया था, लेकिन वे सभी बीज आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों के सागर से प्राप्त किए गए थे। उन्होंने खुद इकट्ठी की गई आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, पिछले दिनों ध्रुव और रूही द्वारा इकट्ठी की गई आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां अभी भी सही थी और उपलब्धि अंकों के बदले में इस्तेमाल करने योग्य थीं। रूही के पास 1000 से ज्यादा आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियां थीं, ध्रुव के पास तो उससे भी ज्यादा, यानी 3000 से भी ज्यादा थीं। यद्यपि यह केवल एक भेड़िया स्तर का मिशन था, लेकिन इस विशाल संख्या में आकाशीय औषधीय जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए विनिमय के माध्यम से प्राप्त उपलब्धि अंकों की संख्या भी कम नहीं थी। स्वर्ग पूछताछ विभाग से सामना। यो, क्या यह छोटी बहन रूही नहीं है? तुमसे इतनी जल्दी मिलना कितना संयोग है। ठीक उसी समय जब ध्रुव और रूही एक भेड़िया श्रेणी के मिशन पैलेस हॉल में पहुंचे, अचानक एक तीखी और निर्दयी आवाज सुनाई दी। अय्या, तुम अभी भी दक्षिणी साइनवुड जंगल से आए इस कचरे के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें नीचे खींच लेगा? आवाज के स्रोत की ओर मुड़ते ही ध्रुव और रूही की नजर में 3 आदमी दिखाई दिए, और ये तीनों आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। तीनों पुरुषों में से 2 मध्य आयु के थे। उनकी साधना भी कमजोर नहीं थी। दोनों 5वें मार्शल राजा थे। जहां तक बीच वाले आदमी की बात है, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे ध्रुव और रूही दोनों जानते थे, सर्वेश। बस इस समय सर्वेश के हाथ पर ओरियन विभाग का आर्म बैंड नहीं था, बल्कि उसके हाथ पर वही आर्म बैंड था जो उसके बगल में खड़े 2 आदमियों के हाथ में था। एक आर्म बैंड जिस पर लिखा था स्वर्ग पूछताछ विभाग। इसका मतलब था कि सर्वेश ओरियन विभाग में शामिल नहीं हुआ, बल्कि एक अलग शाखा शक्ति संगठन में शामिल हो गया। स्वर्ग पूछताछ विभाग साइनवुड पर्वत का सबसे शक्तिशाली शाखा शक्ति संगठन था। तुम्हें कुछ चाहिए? रूही ने सर्वेश पर एक ठंडी नजर डाली और उदासीन तरीके से पूछा। जाहिर है, मैं छोटी बहन रूही को ढूंढने आया हूं ताकि तुम्हें हमारे स्वर्ग पूछताछ विभाग में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकूं। सर्वेश ने खुशी से अपने आने का कारण बताना शुरू किया। बस यहां तक ही लोगे। हालांकि बोलते बोलते अचानक उसकी नजर रूही की बाह पर पहने असुरा विभाग के आर्म बैंड पर पड़ी। इस पल वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने बेहद हैरान होकर कहा, छोटी बहन रूही, तुम तो पहले ही किसी शाखा शक्ति संगठन में शामिल हो चुकी हो। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? रूही ने ठंडे स्वर में कहा। साफ था वो परेशान होने लगी थी। ये देखकर सर्वेश जल्दी से अपने बगल में खड़े 2 आदमियों की ओर मुड़ा और पूछा, असुरा विभाग, ये किस तरह का शाखा शक्ति संगठन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? असुरा विभाग, हमने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उन दोनों आदमियों ने सिर हिलाया। ठीक इसी समय ध्रुव बोला, अब और मत सोचो, ये असुरा विभाग एक नया स्थापित शाखा शक्ति संगठन है। जहां तक मुझे पता है, इसे स्थापित हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं। 4 दिन? इस शाखा शक्ति संगठन की स्थापना किसने की? सर्वेश ने पूछा। मैंने की। इसमें क्या है? तुम्हें कोई शिकायत है क्या? तुमने ये शाखा शक्ति संगठन बनाया है? हाँ, सच में बेतुका है। तुम इस मजाक से मुझे सचमुच मार डालोगे। क्या बकवास है कि तुमने सचमुच एक शाखा शक्ति संगठन स्थापित करने की हिम्मत की? तुम्हें सचमुच अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर सर्वेश तुरंत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उपहास साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे पीछे उसके बगल में खड़े स्वर्ग पूछताछ विभाग के 2 सदस्य भी जोर जोर से हंस पड़े। उन दोनों की हंसी सुनकर राहगीर भी रुक गए और फिर खुद भी हंसने लगे। आखिर ध्रुव की साधना सबको साफ थी। वो एक प्रथम श्रेणी का योद्धा राजा था।
एक शाखा शक्ति संगठन का मुखिया होने के नाते उसकी साधना बहुत कमजोर थी। ऐसे मुखिया वाला कोई भी संगठन टिक नहीं पाएगा। कचरा। हैरानी की बात है कि ध्रुव ने भीड़ के उपहास को नापसंद किया और एक गहरी और अर्थपूर्ण हंसी हंसी। फिर वो सर्वेश की ओर मुड़ा और बोला, सर्वेश, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुद नहीं जानते कि हम में से कचरा कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है? ये शब्द सुनकर सर्वेश चौंक गया। ना जाने क्यों वो थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। ध्रुव की नजर उस पर पड़ते ही उसे घबराहट होने लगी। उसने जो आत्मविश्वास और घमंड पहले दिखाया था वो सब चूर चूर हो गया था। उसे याद आया कि प्राचीन युग की अमर सुई को सक्रिय करना और सेनापति का झंडा प्राप्त करना असल में उसके काम नहीं थे और उसके पास जो कुछ था वो केवल एक झूठी प्रतिष्ठा थी। अचानक सर्वेश को एक संभावना याद आई। उसने ये शब्द क्यों कहे? उसने मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे की कि कचरा कौन है? कहीं प्राचीन युग की अमर सुई को सक्रिय करने वाला व्यक्ति वो तो नहीं? ये संभावना सर्वेश के लिए सबसे डरावनी थी, क्योंकि अगर ध्रुव था तो वह, जो पहले से ही ध्रुव के खिलाफ था, एक आसन्न विनाश का सामना कर रहा होता। अगर ध्रुव में सचमुच क्षमता थी तो उसके पास कोई नहीं थी। कचरा कौन है? क्या ये साफ नहीं है? सिर्फ तुम तो मेरे छोटे भाई सर्वेश की तुलना करने के भी लायक नहीं हो। सही कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा छोटा भाई सर्वेश कौन है? वो असाधारण प्रतिभाशाली है जिसने प्राचीन युग की अमर सुई को सक्रिय किया और सेनापति का झंडा प्राप्त किया। और तुम खुद को क्या समझते हो? मगर जब सर्वेश घबरा रहा था तो उसके बगल में खड़े स्वर्ग पूछताछ विभाग के 2 सदस्यों ने ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन दोनों ने ये शब्द कहे, आसपास की भीड़ फिर से जोर जोर से हंसने लगी। वाकई सर्वेश का नाम पूरे स्यानवुड पर्वत पर फैल गया था। वो एक मशहूर प्रतिभा थी, एक दानव स्तर का चरित्र जिसके बारे में हर कोई मानता था कि वो जल्द ही स्यानवुड उत्तराधिकार सूची में शामिल हो जाएगा। रही बात ध्रुव की, तो वो कौन था? वो बस कोई ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं था। इस तरह जब ध्रुव ने सर्वेश से पूछा कि उन दोनों में से कचरा कौन है, तो वो स्वाभाविक रूप से भीड़ की नजरों में एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था।